राहुल, बहुत शोर है कि हमारे ही जेल में सुरंग, स्ट्रांग रूम में सेंध। पुरानी हवेलियां देखी हैं आपने? पुरानी हवेलियों में कैसे थोड़े बड़े बड़े से ताले होते हैं, सील लगाई जाती है। अलीगढ़ वाले ताले, बड़े ताले लगाए जाते हैं। इसके ऊपर एक सील लगाई जाती है। ये सील को आप तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि काउंटिंग डे पे ऑफिसर्स वहां पे दोबारा मौजूद ना हो। हर आदमी परिवर्तन की बात कर रहा है। हर आदमी चाह रहा है कि बंगाल का विकास हो। हर आदमी चाह रहा है कि जिस तरह से तेरे पास कोई QR कोड था क्या? तूने वैसे लोगों से बात की क्या कि जो कोई स्कैनर था? आपको दिखे तब ना। अब बीजेपी दफ्तर में कहां से कोई टीम से वाला यही मुझे बताया किसी ने, कलकत्ता में बैठे हुए सोफोलॉजिस्ट ने, जो बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं ममता बनर्जी को और बंगाल की पॉलिटिक्स को, कि दिल्ली वालों को जरूर लगेगा। गुलाम अहमद मीर आए थे कांग्रेस दफ्तर के अंदर, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही। फिर किसी और ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो मैंने गुलाम अहमद मीर साहब को कहा, मैंने कहा सर 4-5 अगर आपने और इंटरव्यू दिए 294 तो सरकार तो आप ही अकेले बना लोगे। तो बाबा साहब ने बोला को जीती बाबा, तो मतलब हिंदी में, तो हमने पूछा तो उन्होंने बंगाली में बोला। हाँ, इस बार कांग्रेस के बारे में बड़ी चर्चा है केरल में, ये तो बताएंगे, लेकिन तुम्हारा सर्वे क्या कहता है? तुम्हारी क्या? इनके खुद के 7 लड्डू चले गए बीजेपी में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो तुरंत रोक दिया करते थे। अच्छा, तृणमूल के एक बड़े नेता मुझसे पहले, उनका क्या, नहीं कौन सी सीट की बात कर रहे हैं आप? गोसाबा बोला मैंने। गोसाबा एकदम 9 आइलैंड से बन के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे, वहां बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो SIR की आइडेंटिटी मतलब प्रक्रिया के खिलाफ हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो बीजेपी की खिलाफत के तौर पे कन्वर्ट ना हो। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। पीयूष, कहाँ मिठाई खाओगे तुम? मेरे दिमाग में जो नाम आए मैं बोल नहीं पा रहा है। एक ही तो ऑप्शन है भाई। सस्ते में जहां मिल जाए। सस्ते में जहां मिल जाए। हाँ, देखिए, जोरा फूल चाहिए, पद्म फूल चाहिए। आप बोले जोरा फूल और पद्म फूल क्या है? पद्म फूल तो पद्म पुष्प होता है, कमल का फूल। हाँ, लोटस। हाँ, जोड़ा फूल मतलब दो तृणमूल। वाह, देखिए मिठाई तो बटेगी और सब में बटेगी। तो शुरू करते हैं। प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, शुरू करें जी। बिल्कुल सर। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम रिपोर्टर्स ऑफ एयर। आज हम चुनाव और चुनाव के बाद की परिस्थितियों पर आपको कई सारे किस्से सुनाएंगे, और किस्से सुनाने वाले हमारे साथ हैं। मैं परिचय करा दूं, हालांकि परिचय की जरूरत तो नहीं है। मेरे सबसे दाहिनी ओर हैं अमित भारद्वाज, जो आपको पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे सुदूर दक्षिण की भी सैर कराएंगे और वहां के किस्से बताएंगे, वहां के चुनावी रैलियों में और बाकी चीजों में क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। इसके साथ ही इधर हमारी मकर द्वार रिपोर्टर हमारे साथ हैं मकर द्वार ऐश्वर्या पालीवाल, जो ऐश्वर्या पालीवाल अंदर की चीजें बताएंगी कि आगे किन किन राज्यों में सरकार बनाने को लेकर या नतीजों को लेकर बीजेपी क्या राजनीति कर रही है, क्या रणनीति हो रही है उनकी। तो अंदर की सारी बातें, जैसे कई जगह म्याऊं कैरेक्टर होता है जो हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह उनके कान होते हैं, उनकी दीवारों में सिर्फ कान ही नहीं आंखें भी फिट होती हैं, वो ऐश्वर्या पालीवाल की होती हैं। और मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं पीयूष मिश्रा, जो असम और पश्चिम बंगाल की सैर करके आए हैं, यानी चुनाव का जायजा लिया है, अपनी आंखों से देखा है, आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाएंगे। और राहुल गौतम, जो कांग्रेस के साथ साथ ये भी बताएंगे कि पुद्दुचेरी की दिलचस्प कहानियां, वहां का इतिहास और वहां का अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, उन सारी चीजों की जानकारी आपको देंगे। आइए फिर शुरू करते हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर का ये नया ताजा एपिसोड। शुरुआत हम करते हैं स्ट्रांग रूम से। मतदान हो चुका है, ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद हो गई हैं, लेकिन ईवीएम में स्ट्रांग रूम में सेंध लगी भी है, नहीं लगी है। चर्चा जोरों पर है, रातें खराब की जा रही हैं, यानी रातों की नींद और दिन का चैन हराम है। सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पार्टियों की वजह से चुनाव आयोग। तो आखिर ये बताते हैं कि स्ट्रांग रूम में
सेंध लगी भी है नहीं, इस पर हम बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राहुल गौतम से। राहुल, बहुत शोर है कि हमारे ही जेल में सुरंग, स्ट्रांग रूम में सेंध, कैसे? जवानों बताओ। मेरे पीछे आओ। हरिराम जो है सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है लग रहा है, और जेलर साहब को टाइम टू टाइम इत्तला नहीं मिल पा रही है तभी। लेकिन कल बड़ा हंगामा हुआ कोलकाता के अंदर। हाँ। ऐश्वर्या बताएंगी ज्यादा, लेकिन कांग्रेस भी ये लगातार कई बार उन्होंने ये बात उठाई है कि यार पूरे दिन ईवीएम चलती है, उसके बाद भी 100% बैटरी होती है। ये कांग्रेस ने उठाया हुआ है। या स्ट्रांग रूम की लाइट क्यों बंद हो जाती है बार बार? ये तो तमाम चीजें स्ट्रांग रूम को लेकर, जहां पे ईवीएम्स रखी जाती हैं, उनको लेकर उठती रही हैं। और कल तो जबरदस्त बवाल हुआ कोलकाता के अंदर। हाँ, 11:15 बजे तक हम ही जगह रहे। और तमाम तरह के आरोप भी लग गए। शुरू हुए थे बैलेट चोरी से, और कहां कहां तक आरोप चले गए, मार पिटाई, मार धाड़, सब तक। तो ऐश्वर्या, आप बताइए थोड़ा सा उसके बारे में कि कैसे हुआ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ईवीएम कोई चाय का गिलास नहीं होता कि आप इसको उठाएं और ऐसे ही लेके कमरे के बाहर चले जाएं। ये एक प्रोसेस होता है जो टू द टी फॉलो किया जाता है और सीसीटीवी की निगरानी में किया जाता है। चाय का गिलास भी बहुत गर्म होता है। नहीं, लेकिन फिर भी लोग उठा के ले जाते हैं ना पीयूष, तो वो ऐसा ईवीएम मशीन के साथ आप नहीं कर सकते। ये क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, तो प्रोसेस क्लियर कर देते हैं। आप वोटर हैं, आप जाते हैं अंदर, आप मतदान करते हैं, आप बाहर आ जाते हैं। जब वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और वो जो 6 बजे से पहले लोग अंदर घुसे होते हैं, चाहे वो वोटिंग 7 बजे खत्म हो, 8 बजे खत्म हो, 9 बजे खत्म हो, उसके बाद जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं जब उस मशीन को रैप किया जा रहा होता है। रैप करने के बाद उसको एक रूम में लेके जाते हैं जिसे स्ट्रांग रूम कहा जाता है। उसको स्ट्रांग रूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर जब ये ईवीएम्स अंदर जाती हैं, अंदर सीसीटीवी कैमरा होता है, बाहर सीसीटीवी कैमरा होता है, जिस कॉरिडोर के अंदर वो रूम्स बने होते हैं। और ये डेजिग्नेटेड बिल्डिंग्स हैं। मेरे घर या अमित के घर या किसी भी XYZ बिल्डिंग के अंदर आप ईवीएम्स को नहीं लेके जा सकते। कमीशन द्वारा रूम बिल्डिंग्स डेजिग्नेटेड होती हैं। उन बिल्डिंग्स में 24/7 सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं जिनकी मॉनिटरिंग भी 24/7 होती है। अब आप उसको अंदर लेके आए, मानिए ये कमरा है, आपने उस कमरे के अंदर वो ईवीएम मशीन को रखा। जब आप उस कमरे से बाहर निकलते, जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग बाहर निकलते हैं, उस समय पोलिंग एजेंट्स वहाँ खड़े होते हैं। हर पार्टी के पोलिंग एजेंट्स खड़े होते हैं। अब इसमें लोग बहस कर सकते हैं कि भाई हमारी पार्टी का पोलिंग एजेंट उस समय मौजूद नहीं था। ये पॉलिटिकल पार्टी को देखने की ज़रूरत है। इस कमरे में एक ताला लगाया जाता है, वो भी नॉर्मल ताला नहीं होता, एक अच्छा बड़ा ताला लगाया जाता है। पुराने हवेलियां देखी हैं आपने? पुरानी हवेलियों में कैसे थोड़े बड़े बड़े से ताले होते हैं, सील लगाई जाती है। अलीगढ़ वाले ताले बड़े ताले लगाए जाते हैं। इसके ऊपर एक सील लगाई जाती है। ये सील को आप तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि काउंटिंग डे पे ऑफिसर्स वहाँ पे दोबारा मौजूद ना हो। अब ये पूरा जो प्रक्रिया है ये वीडियो कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को अब ये मेक श्योर करना होता है कि आपके एजेंट्स वहाँ मौजूद हो, बिकॉज सिग्नेचर लिए जाता है। ये खुलता तभी है जब जिस दिन वो काउंटिंग होती है उस दिन इस रूम को खोला जाता है। अगेन सिग्नेचर्स लेके खोला जाता है। और कमीशन एक कदम और आगे बढ़ा है। काउंटिंग सेंटर्स में इस बार उन्होंने QR कोड लगा दिया है, तो अगर आप ऑथोराइज नहीं हैं तो इस बार आप काउंटिंग सेंटर में भी नहीं घुस सकते। संजय जी, ऐश्वर्या ने जो बोला है मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर दूं। एक होता फॉर्म 17A, उसमें ईवीएम का नंबर, ईवीएम के बारे में तमाम जानकारियां, छोटी बड़ी चीज़ें मौजूद रहती हैं। दिन भर में कितने वोट पड़े, क्या हुआ, बीच में अगर हंगामा हुआ तो क्या हुआ, अगर कुछ किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वो तमाम छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी होती है। और जैसे ही पोलिंग बंद होती है उस समय फॉर्म 17, जिस समय पोलिंग शुरू होती है उसके पहले फॉर्म 17 पर सभी, ऐश्वर्या ने तो बोला कि सभी पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन स्पष्ट कर दूं कि सभी पार्टियों के साथ जितने उम्मीदवार हैं सभी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट होते हैं। वो साइन करते हैं कि हमारी उपस्थिति में मशीन एकदम सही थी और मशीन में मॉक पोल किया गया, इतने पोल किए गए और हमारी नज़र में जिस बटन को दबाया गया वही पोल हुआ। वो सारी चीज़ें एक बार फिर मशीन को 0 पे कर दिया जाता है और सबके साइन के बाद पोलिंग शुरू हो जाती है। शाम को जिस समय पोलिंग बंद होती है उस समय भी उसी फॉर्म पर सभी एजेंट्स साइन करते हैं कि हमारी उपस्थिति में इस पर सील लगाई गई और सील बंद करके इसे बंद किया गया। मशीन वहाँ से रवाना हो जाती है। जब स्ट्रांग रूम पहुँचती है तो वहाँ काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, वो सभी उम्मीदवारों के
वो भी उसे देखकर उस पर साइन करते हैं और ये बताते हैं कि हमारी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में जमा हुई। स्ट्रांग रूम में नंबर मिला लिया जाता है कि जो फॉर्म 17 में है, वो मशीन वहाँ पर बंद हो जाती है। इसके बाद सभी एजेंट्स की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम पे ताला लगा दिया जाता है। स्ट्रांग रूम में 3 स्तरीय सुरक्षा होती है। सबसे अंदर जो घेरा होता है, जहाँ पर बिल्कुल जो एक्चुअल स्ट्रांग रूम है, वहाँ पर ईवीएम बंद होती है। वहीं पर ईवीएम के लिए अलग घेरा होता है और जो पोस्टल बैलेट आते हैं उसके लिए अलग घेरा होता है। पोस्टल बैलेट को अलग रखा जाता है। उसके पहले उसको सेग्रीगेट किया जाता है कि जिस दिन मतदान के दिन एकदम से क्योस ना मचे कि कहाँ का वोट कहाँ है। हर कंस्टिट्यूएंसी वाइज किस कंस्टिट्यूएंसी के लोगों ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया है, तो उनके सारे सेग्रीगेट करके उनको बंडल बना के रख दिया जाता है और काउंटिंग के दिन सुबह खोला जाता है। इस बीच में एक आध बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि स्ट्रांग रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिस समय खोला जाता है स्ट्रांग रूम, उस समय भी सभी एजेंट्स को बुलाया जाता है और उनकी उपस्थिति में ही खोला जाता है। वरना अगर सारी चीज़ें सही हैं, वहाँ कोई आदमी परिंदा पर नहीं मार सकता। सिर्फ एक ही निगरानी होती है सीसीटीवी कैमरे की। 24 घंटे 24/7 वो कैमरा चलता होता है। उसकी अगर बैटरी भी चेंज करनी होती है या कुछ ऐसी परेशानी होती है तो सभी एजेंट्स को बताया जाता है ताकि सारे लोग दूसरे जगह से निगरानी रखें। और दूसरा घेरा, यानी पहला घेरा, वहां पर एक सशस्त्र केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान होते हैं। वो बैठ नहीं सकते, वो खड़े नहीं हो सकते, वो सिर्फ चलते रहते हैं। वहां पर उनके पास शस्त्र होते हैं। सीसीटीवी उसकी निगरानी करता है। 2-2 घंटे की शिफ्ट लगती है। और जो दूसरे और तीसरे नंबर के घेरे के बीच की जगह होती है, वहां सभी उम्मीदवारों के एजेंट्स वहां अपने टेंट लगाकर बैठते हैं। दिन रात 24 घंटे निगरानी करते हैं। वो घर भी जाते हैं तो उनके बजाय कोई दूसरा आदमी आता है, 2-2 घंटे वो पूरे आंख फाड़े वो देखते रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और इसके बाद फिर जिस दिन मतगणना होती है उस दिन भी सुबह सारे लोगों के साइन होते हैं, सील खोली जाती है और फिर मिलान होता है हर एक ईवीएम का। सारी चीज़ें सही हैं। उसके बाद उनको सुरक्षा के बीच सामने, चूंकि स्ट्रांग रूम के पास में ही काउंटिंग सेंटर होता है, वहां पर भेजा जाता है। वहां पर सारे एजेंट्स होते हैं, उनके सामने वो मशीनें खोली जाती हैं और वहीं पर ओपन होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। निर्वाचन आयोग का कहना है कि सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर सेंधमारी की शिकायतें हो रही हैं तो अमित, अब आप इस पर कुछ रोशनी डालो। देखिए, आप बता रहे थे कि वहाँ पे 2-2 घंटे की शिफ्ट लगती है। कलकत्ता में तो हालात ये बने हुए हैं कि बेलियाघाटा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कुणाल घोष। हाँ, कल वो रात देर तक शशि पांजा के साथ खड़े होके तमाम दावे कर रहे थे कि कैसे गड़बड़ हो रहा है। कोर्ट भागा दौड़ी से लेके ट्रैकिंग। आज सुबह क्या कर रहे थे? क्या? उसी जगह पे सीसीटीवी मॉनिटर कर रहे थे जाके। हाँ, सुबह सुबह। हाँ, तो रात तक लेट नाइट शिफ्ट करने के बाद, जैसे हमने पॉडकास्ट किया था यहाँ पे एक दिन महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन वाले अमेंडमेंट पे, उसी हालात में कुणाल घोष वहां देर रात तक रुके। फिर सुबह जाके सीसीटीवी के सामने एकदम आंख गड़ाए बैठे हैं कि कहीं भी स्ट्रांग रूम में आगे पीछे ना हो जाए। लेकिन क्या ये पैनिक मोड में है तृणमूल कांग्रेस इसकी वजह से, इस बॉडी लैंग्वेज से? बहुत लोग ऐसा इसको लग डिकोड तो रहा करेंगे। है। तो यही मुझे बताया किसी ने, कलकत्ता में बैठे हुए सेफोलॉजिस्ट ने, जो बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं ममता बनर्जी को और बंगाल की पॉलिटिक्स को, कि दिल्ली वालों को जरूर लगेगा कि ये पैनिक मोड में है। बॉडी लैंग्वेज ममता बनर्जी की पैनिक है, तृणमूल कांग्रेस आउट ऑफ पैनिक कर रही है ये। लेकिन असल में तृणमूल कांग्रेस का स्टाइल है ये ममता बनर्जी का स्टाइल है। इसी स्टाइल के थ्रू वो पूरे बंगाल में मैसेजिंग कर रही है अपने कार्यकर्ताओं को कि जब सीएम स्ट्रांग रूम पहुंच रही है और मॉनिटर कर रही है तो तुम गलती से भी हट मत जाना उस स्क्रीन के सामने से। एक झटके में जितने 294 सीटों पे जहां जहां तृणमूल चुनाव लड़ रही है, हर जगह काडर मोबिलाइज हो गया है। अब कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा, सब लोग ट्रैकिंग में लगे रहेंगे। तो एक यानी काम चाय ये से किया ज्यादा केतली को गर्म रखने की कोशिश हो रही कि केतली ज्यादा गर्म रहे। मुझे इसमें ऐसा लगता है संजय जी के, अच्छा ममता बनर्जी तो क्या है 40,000 स्टेप चलती हैं दिन में। नॉर्मल आदमी की तो जीभ बाहर आ जाए, मतलब मैं तो यहाँ से वहाँ ही शायद 40,000 के बाद तो पैर लड़खड़ाने लगे। तो जो फाइटर स्पिरिट उन्होंने दिखाई, जिस तरह से वो आई बाहर, उन्होंने एकदम हंगामा किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट बंगाल में जो उनके ग्राउंड के वर्कर्स हैं उनमें भी एक लाइटनिंग स्ट्राइक जो कहते हैं ना, वो शायद ममता बनर्जी ने देर रात करके करी है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनाव आयोग भी, ऑफिसर्स भी चुनाव आयोग के सोए नहीं, वो भी देर रात तक मेक श्योर करते रहे कि चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। और चुनाव आयोग डबल सख्ती से, और हॉक्स आई जो है वो 4th को रखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब थोड़ा डर
लग रहा है कि बंगाल में होगा क्या। क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना, कई बार हमने यूपी में ही देखा है, समाजवादी पार्टी देर से जागती है कि भाई अपने लोग भेजने नहीं भेजने हैं, रील्स बनाने पड़ते हैं, और अपना लंबा कैंपेन किया है, फटीग आ जाता है, तो वर्कर्स वोट डल गया, सब शांतिपूर्ण हो गया, हंगामा हुआ नहीं, वायलेंस हुआ नहीं, तो सब अपने अपने घर सोने के लिए जा रहे होंगे। ये पॉइंट जो है ममता बनर्जी ने, तृणमूल ने भाप लिया होगा कि अब यहाँ इतना लंबा आप जर्नी कवर कर चुके हैं, आखिरी लास्ट लेग में कोई रिस्क नहीं लेने का, तो इसीलिए एक झटके के अंदर सबको क्या कहते हैं उसको, चाक चौबंद कर दिया एक झटके में ममता बनर्जी ने। तो लेकिन सर ये एक ममता बनर्जी थोड़ी कर रही हैं, बीजेपी ने भी किया है। इससे पहले लंबी मीटिंग्स हुई हैं बीजेपी की, लगातार बैठकें हो रही है, ऐसा थोड़ी कि जैसी वोटिंग हो गई खत्म हो गया। शुभेंदु अधिकारी रात में जब 6 बजे हो गया, सारा सब कुछ हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उन्होंने, उसके बाद उन्होंने रात में लगभग 1 बजे तक उसी बीजेपी ऑफिस में बैठकें की हैं, जिस बीजेपी ऑफिस में वो दिन भर चक्कर मार के थे, वहाँ बैठ जाया करते थे, और वहाँ पर रात में लोगों को, उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने एजेंट्स ने काम किया उनके लिए, जिन्होंने सर्वे किए, जो उनके साथ पूरे भवानीपुर में रहे, उनके साथ मीटिंग की, और अगले दिन फिर श्रमिक भट्टाचार्य ने भी बैठकें की। तो दोनों तरफ से जो है वो गहमा गहमी, बंगाल तो इतना ज़्यादा नेक टू नेक फाइट वाला स्टेट बन गया है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और खास तौर पर बीजेपी तो किसी हालत में नहीं। सालों पुराना सपना है बीजेपी का, उनको लगता है कि इस बार पूरा हो सकता है। लेकिन संजय जी, बीजेपी और टीएमसी नहीं, कांग्रेस भी जो है वो इस बार अपना पूरा दमखम से चुनाव लड़ रही है, 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और आप मानिए कि एक नेता ने जमीन बेच दी इलेक्शन फंड करने के लिए। अच्छा। अधीर रंजन चौधरी जो हैं, उनकी एक जगह थी कोलकाता के अंदर, एक जगह है राजरहाट, उनकी वाइफ के नाम पे वो जमीन थी, उन्होंने वो जमीन बेच दी। जमीन क्यों बेची? जमीन इसलिए बेची ताकि उस जमीन से बेचकर जो पैसा आएगा, जो मुर्शिदाबाद में जहाँ से वो सांसद थे, वहाँ की सीटों पर जो लोग लड़ रहे हैं, उनको पैसा दे सकें चुनाव लड़ने के लिए। उनके खर्चे, मतलब वो लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमारा सबसे बड़ा नेता अधीर रंजन चौधरी है, तो वो हमको मदद करेगा। तो यहाँ इस हद तक जाकर चुनाव लड़ा जा रहा है बंगाल के अंदर। सब लोगों, ये बीजेपी और टीएमसी नहीं, हर पार्टी इस बार अपना पूरा बेस्ट देने के लिए वहाँ पर अभी मौजूद है। लगातार वहाँ पर रैलियाँ करते रहे तमाम लोग, और शायद जैसा अमित शाह ने कहा था, अंग, बंग और कलिंग, हाँ, जिसमें से अंग उनके पास है बिहार, कलिंग उनके पास है उड़ीसा, अब बंग की उनकी तैयारी है कि वो उनको मिल जाए। हालांकि कांग्रेस को ये लगता है कि टीएमसी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और टीएमसी ही अगली सरकार बनेगी। तो ये जो बोला पीयूष ने कि दशकों पुराना सपना पूरा होने वाला है, तो मनोविज्ञान ये कहता है कि सपने अर्ध निद्रा की अवस्था में आते हैं। जब आदमी पूरी निद्रा में होता है तो सपने नहीं आते हैं, जब आधी नींद में होता है तो सपने आते हैं। और सपने से पहले प्री सपना आता है, उससे पहले एक प्री आता है, उसके बाद आदमी सपने में जाता है। तो प्री सपना अभी एग्जिट पोल में आ चुका है, कुछ लोगों ने प्री सपना दिखा दिया है। तो उसमें प्री सपने को लेकर क्या सोच रहे हैं? प्री सपने के बाद फिर सपना भी आएगा। हाँ, लेकिन वो सपना ही होगा, सुनो, फिर रियलिटी भी आएगी, सपना फिर सच रियलिटी भी होगा आएगी। 4 तारीख को सपना सच हुआ या नहीं। सच्चाई सामने आएगी 4 को। हाँ, बोल दो। देखिए सर, एग्जिट पोल के हिसाब से, तो अब तो एग्जिट पोल के हमने कई सारे देख ही लिए हैं, उसमें मैक्सिमम जो है अगर हम बात करें तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल्स नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की। असम में पूरी तरह से बीजेपी को लगभग हर कोई क्लियर मेजोरिटी दे रहा है। हाँ, असम में तो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम बंगाल की सबसे ज्यादा दुखी है लोगों के मन में, सब क्या हर होगा? कोई, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट ही बंगाल है। आप ये सोचिए, 5 राज्यों में अगर कोई निश्चिंत नहीं है वहां। कोई निश्चिंत नहीं है। हाँ, मतलब ये स्थिति है कि हम लोग 8-10 दिन तक बंगाल में थे, और आज आपके साथ बैठा हूं मैं, कौन जीतेगा इसके बारे में किसी को कोई क्लैरिटी ही नहीं। तो तुम्हें 8-10 दिन में क्लैरिटी नहीं हुई, अब अमित से पूछते हैं, ये तो बहुत दिन रहा, इसको क्लैरिटी आई क्या? वो कहते हैं बंगाल के बारे में, एक शेर है कि अब खतरे की कोई बात नहीं, अब सबको सभी से खतरा है। तो आदमी सोच रहा है कहीं सामने वाला ना निकल जाए, कहीं सामने वाला। इस बात से 100% एग्री करता हूँ, सबको सबसे खतरा है। और जो पीयूष कह रहे हैं, पीयूष बाबू कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है बंगाल में, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। सपना है, हाँ सपना है, लेकिन और नहीं, एग्जिट पोल के सहारे से बोल रहा है। लेकिन मेरी ना बड़ी लंबी बात हुई,
अब पत्रकार सब गए हैं, अलग अलग इलाकों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र देखते हैं, तो सब बात कर रहे हैं। तो हम लोग, मैं फ्लाइट लेने के समय ये बात कर रहा था, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने यूज़ की जो मैं यहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए बंगाल में मैथ इज नॉट मैथिंग। मैथ इज नॉट मैथिंग। ओह, ठीक क्या है। बात है। तो पूरा गुना भाग आप कर लीजिए, आंकड़ों का सेटिंग कर लीजिए, मामला नहीं बन रहा है। समझ नहीं आ रहा है ये बनेगा तो कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, कौन नंबर्स आएंगे। 4 तारीख को तो क्लियर हो जाएगा। और ये क्यों है? क्योंकि देखिए, पहले फेज में बीजेपी ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा और बहुत जो नंबर्स बीजेपी के आएंगे स्ट्रांग होके, वो आपको नॉर्थ बंगाल से बहुत बढ़िया नंबर्स आएंगे। वो इनका इलाका भी है। हाँ, वहाँ पहले भी किया था, लेकिन मुझे लगता है, और क्योंकि मैं नॉर्थ बंगाल में डिप्लॉयड था उस समय, तो मुझे लगता है कि पिछले बार के नंबर्स से बहुत अच्छा परफॉर्म करके बीजेपी वहाँ से इस बार और बेटर करके आएगी। नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद क्या बात है कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं तो हम खुल के बात कर सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी है। महिला सुरक्षा एक कांस्टेंट जो है कंसर्न था महिलाओं के अंदर। आरजी कौर, तृणमूल बहुत उसको अंडरप्ले करने की कोशिश कर रही थी इस चुनाव में एज अ फैक्टर। आरजी कौर मुझे कूच बिहार में भी, नॉर्थ बंगाल में भी फैक्टर मिला। जब मैं साउथ 24 में गया तब भी महिलाएं बात कर रही थी, जब मैं नॉर्थ 24 में गया तब भी महिलाएं बात कर रही थी। कलकत्ता में मुझे मुस्लिम युवक मिले जो आरजी कौर को लेके कंसर्न थे। ये फर्क पड़ता है कई बाकी राज्यों की राजनीति और बंगाल की राजनीति में कि लोग अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस, जातीय प्रेफरेंस के हिसाब से रेप जैसे जघन्य हत्याओं में भी अपनी साइड्स चुन लेते हैं। बंगाल में आपको ये चीज़, मुझे तो कम से कम नहीं मिली। लोग मतलब उसको कहीं कोई कंसर्न नहीं था उस मुस्लिम यूथ को एज अ वोटर, कलकत्ता का वोटर था, वो कंसर्न था। उसको लग रहा था कि शायद तृणमूल की सरकार में जस्टिस नहीं हो पाया। ये सब कुछ है। यंग वोटर्स रेजोनेट नहीं कर रहे हैं ममता बनर्जी की लीडरशिप के साथ, ये भी एक फैक्ट है, मैं आज बता दूं। और ये बात टीएमसी के इंटरनल एक धड़े को मालूम है, वो एक्सेप्ट करती है। मेरी इस मसले पे भी बात हुई थी वहाँ पे, वो इस बात को लेके परेशान है कि कैसे जो जेनजी वोटर्स है वो कनेक्ट नहीं कर रहा है ममता बनर्जी के साथ। लेकिन इसके बाद भी जो बंगाल की डेमोग्राफी है, जो बंगाल का इलाका है, जिस तरह का ट्रेचरस टेरेन है। एक बात आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पीयूष के लिए भी जानना चाहिए इतिहास के हिसाब से। मुगलों ने बंगाल फतेह किया, अकबर राजा थे दिल्ली में, लेकिन मुगल बंगाल पर राज नहीं कर पाए। क्यों? बिकॉज इतना ट्रेचरस टेरेन था बंगाल का कि वो जाते तो थे वहाँ पे, राज करना मतलब रूल करना। आप रूल करने के लिए जा रहे हैं, टेरेन इतना मुश्किल है। आप यहाँ दिल्ली और यूपी इस इलाके के आप डोमिनेटिंग फोर्सेस थी आपकी, वहाँ पे हर जगह पे नदी है, नाला है, खाल है, इससे चलते चलते कहीं समंदर बन जाता है। बहुत मुश्किल था रूल कर पाना। तो और वो पूरा एक जनरेशनल शिफ्ट लगा था। अकबर से लेके उनके बेटे ने जाके वहाँ पे फिर अपने उनको भेजा, नियुक्त किया, फिर हाँ वहाँ से जाके पूरा गेम चेंज हुआ। तो बहुत लंबा टेन्योर है वो। तो उसी हिसाब से बीजेपी, मुझे लगता है कि इस बार अकबर वाले मोड में हो सकती है कि बंगाल में बहुत स्ट्रांगली अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगी, और उसके बाद फिर जो है रियल बैटल वहाँ से शुरू होगा। आप कह सकते हैं बीजेपी को भी लग रहा है कि एंड गेम होगा। लेकिन आखिरी चीज़, मैं यहाँ बैठ के आज भी, क्योंकि ये पॉडकास्ट की शेल्फ लाइफ कितनी 48 या 72 घंटे है, 4 तारीख को सारी बातें हमारी दूध का दूध पानी का पानी तो हो तुम्हारा जाएगा। ये कहना है कि जो मैथ्स है वो मैथन नहीं है। हाँ, इसमें आखिरी तो चीज है, 2 और 2 तो दिखाई पड़ रहे हैं बीजेपी को, लेकिन 4 तारीख को पता चलेगा कि 2 और 2 4 हो रहे हैं, हाँ। या 2 और 2 3 हो रहे हैं, या 2 और 2 0 हो रहे हैं। उसमें ये है आखिर में एग्जिट पोल का, क्योंकि चर्चा आया, मुझे लगता है जो लोग ये एग्जिट पोल कर रहे हैं 140 150 वाला, कलम वलम रख के, लैपटॉप बंद करके कहीं खेती वेती करने चले जाएं। ये तो बंगाल की तस्वीर नहीं है। जो भी पार्टी आएगी 170 180 के बेंचमार्क के आसपास आएगी, चाहे वो जोड़ा फूल आए या पद्दो फूल है। फूल आए। लेकिन सर इसमें एक चीज है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है और ये दिख रहा है बंगाल में। जो जैसा अमित ने भी बताया, मैंने जब 8-10 दिन में लोगों से बात की तो मुझे एक भी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करता हुआ आदमी नहीं मिला, एक भी समर्थक। सोचिए, हर आदमी परिवर्तन की बात कर रहा है, हर आदमी चाह रहा है कि बंगाल का विकास हो, हर आदमी चाह रहा है कि जिस तरह से तेरे पास कोई QR कोड था क्या? तूने वैसे लोगों से बात की क्या कि जो सर
कोई स्कैनर था। आपको दिखे तब ना। अब आप बीजेपी दफ्तर में कहां से कोई टीम से वाला आ जाएगा? हाँ, इसके बाद ढूंढ कर चला रहा है। नहीं, एंटी इंकम्बेंसी के साथ एक चीज और, चलिए मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। ढूंढ ही गलत जगह रहा है। मैं आपको इससे वहीं पर अपना स्कैनर लगा है। वही लगा रखा है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ सर। चलिए, हो गई मेरी बहुत ट्रोलिंग बहुत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी आदमी ना नहीं मिले दिख रहा और वहां सर। सरकार बन जाए। सर नहीं दिख रहा, क्या करूं? 15 साल सरकार है, 15 साल से। तो अच्छा 2021 में दिखा था तुम्हें? 2021 में तो सारे तृणमूल कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए थे, तो फिर वही तब भी नहीं मिला होगा सैंपल। बताओ, उस टाइम तो ये तो एक तरफा नहीं लगता है। उस टाइम 50 लोगों से हम पूछेंगे 10-20 तो आएंगे। अब सर नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताओ कि इसमें एग्जिट पोल में बंगाल, तुम भी बंगाल में गई थी। जाके रही, तो वहां पर स्थिति क्या लगती है? 4 तारीख को क्या सिनेरियो हो सकता है? जो अमित ने बोला ना, मैं इसकी एक बात से सहमत हूँ। जो तुम यूथ वाला पॉइंट बोल रहे हो ना, वही रीज़न है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूथ के लिए जॉब से लेके 3,000 रुपए की स्टाइपेंड तक की बात करी गई है। वो करी इसीलिए गई है क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, और ये एक खासियत है भारतीय जनता पार्टी की। म्युनिसिपल इलेक्शन भी वैसे लड़ेंगे कि मतलब ये इलेक्शन जीवन का आखिरी इलेक्शन है, इसको जीतना ही है, और स्टेट इलेक्शन और लोकसभा तो वैसे लड़ते ही हैं। तो जो इनके प्रभारी गए हैं, जो 3 महीने 4 महीने 6 महीने से वेस्ट बंगाल को जिन्होंने अपना घर बना लिया है, वो भी ये बात भांप गए थे कि यूथ के लिए इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज आपको कुछ देना होगा। जो ममता बनर्जी आज से बहुत साल पहले बात करती थी कि हम इसको उतना डेवलप करेंगे, तो वो एक पॉइंट है जो बीजेपी को लगता है जिसमें कि काफ़ी अच्छा वो लोग काम करेंगे। यही रीज़न है कि आपने देखा होगा स्मृति ईरानी जब वहाँ जा रही हैं तो महिलाओं से बंगाली में बात कर रही हैं, और बहुत फोकस रहा है क्योंकि आरजी कार भी एक बड़ी चीज़ रही है। तो बीजेपी को इस बार ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। उनको लगता है कि बहुत शानदार प्रदर्शन उन लोगों का रहेगा, और एग्जिट पोल से उन लोगों को बूस्ट भी मिला है, लेकिन वो पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं। ये भी मैं बता दूं, एग्जिट पोलस्टर्स थोड़ा शायद ज्यादा पटाखे छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पटाखे नहीं छोड़ रही है। वो तभी छोड़ेगी पटाखे जब स्क्रीन के ऊपर 4 तारीख को दिख जाएगा कि क्या और सर बंगाल में डर 2 तरह के हैं। जब जनता को पटा लेगी तभी पटाखे छोड़ेगी। डर 2 तरह के हैं वहाँ पे, एक एसआईआर का डर है और एक वाकई डर है। जो वाकई वाला डर है वो बड़ा डर है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं क्या एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट मुझे, 1 मिनट दीजिए। किस में आपको बता रहा हूँ। एसआईआर का डर जो है वो लोगों के अंदर ये है कि भाई अगर इस बार वोट नहीं डालने गए तो अगली बार हमारा नाम कट जाएगा। ये तो इंजेक्ट किया गया डर है। हाँ, ये डर है। जो इसके बारे में चर्चाएं भी बहुत है कि अगर हम वोट नहीं डालने गए तो नाम कट जाएगा, हम सिटीजनशिप चली जाएगी, फलाना जो 50 चीज है। लेकिन एक डर वो डर है जो इनविजिबल है, जो लोगों ने अंदर रखा हुआ है, बता नहीं रहे कि हम डरे हुए हैं। अब इसका मैं एक किस्सा बता रहा हूँ। मैंने डिस्कस करा था, राहुल से बात भी करा था, मैंने उस किस्से का जिक्र भी किया था, लेकिन आज दर्शकों को बताऊं। मैं एक जगह गया जहाँ पर आलू किसान भारी संख्या में, वहाँ पर उनको नुकसान हुआ इस बार क्या हुआ है ये समझने की जरूरत है कि पिछले साल जब आलू की पैदावार हुई थी वहाँ पे बंगाल में, तो आलू दूसरे राज्यों में देने की वजह से आलू की कमी हो गई थी और आलू महंगे हो गए थे। तो उस वक्त सरकार ने ये ऐसा ऐलान किया कि भाई हमारा आलू जो बीजेपी तृणमूल ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की सरकार जो बिहार में है, यूपी में है और जगह जगह पे है, वो बंगाल का आलू ले जाती है और हमारे लोगों को आलू नहीं मिलता है। तो उन्होंने बंगाल से आलू बाहर भेजना बंद करवा दिया। इस बार क्या हुआ कि ठंड थोड़ी लंबी हो गई, एक्सटेंड हो गई, जिससे आलू की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है। और अब आलू जो पहले दूसरे राज्यों में जाता था वो आलू नहीं जा पा रहा क्योंकि ऑर्डर है सरकार का। जब गाड़ियां जा रही हैं बॉर्डर एरियाज पर तो उनको रोक दिया जा रहा है और टैक्स वैक्स ले जा रहा है। लोग इस बात से भी परेशान थे, तो वो नहीं भेज रहे थे। ये राजनीतिक मुद्दा भी है। बीजेपी ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो फिर हम आलू के जो दाम है बेहतर देंगे। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए मैं सिंगूर गया। सिंगूर एक बहुत बड़ा बेल्ट है आलू उत्पादन का। हुआ क्या कि एक किसान से मैं बात कर रहा था और बात करते हुए मैं उनसे उनकी समस्या समझ रहा था कि क्या हुआ, आप लोग क्या आलू इतने सड़ गए, दिख रहा था सामने। मैं जो गोदाम के अंदर ही था और चारों तरफ आलू बिखरे हुए थे। तो मैंने बात की जब उनसे, तो एक तरफ साफ आलू, एक तरफ सड़े आलू रखे थे और लोग जो वहाँ पे किसान है वो सड़े आलू को निकाल के कोने में रख रहे थे ताकि सारे आलू ना सड़ जाए। बात करते करते मैंने पूछा कि आप लोग इतने ज़्यादा बोल रहे हैं, मुखर हैं कि हमारे आलू खराब हो गए, दाम नहीं मिल रहा, पड़े पड़े सड़ जा रहे हैं, तो क्या इस बार बदलाव होगा? हाँ, क्या ये मुद्दा है, बदलाव होगा? तो जैसे ही मेरा माइक उनके चेहरे के पास था
और ये प्रश्न मैंने जैसे ही पूछा कि क्या आप बदलाव करेंगे, तो जैसे आप माइक लगाइए, आप मुझे माइक ले, क्या बदलाव होगा? ऐसे बिना कुछ बोले अच्छा, उस किसान ने मेरा हाथ पकड़ा और साइड कर दिया। और इसका क्या बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ा मैंने जब तुमने? कैमरा बंद किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया था आपको? इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, मजाक की मैं बात बात नहीं है। उससे बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, तो उसने जब हाथ हटाया, उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों ऐसा क्यों बोला कि आप एकदम आपने मेरा हाथ क्यों हटा दिया? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बता दूंगा ना आपको कि मैं बदलाव चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर आए, तो मेरे इस आलू के गोदाम में आग लगा देंगे। और इतना वो बोलना था, और उस आदमी आगे अपनी बात रखता, वो उसके आंख से आंसू आने लग गए थे। तो ये वो डर है जो लोगों के मन में है, और वो इस डर के बारे में लोग ओपनली बात ही नहीं करते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो खाना पानी बंद हो जाएगा। हैरी पॉटर की कहानी में भी एक है, उसमें एक वो जो उसका विलन है उसका नाम नहीं लेते लोग, वोल्डेमॉर्ट। द वन हु शैल नॉट बी नेम्ड। यस, तो वो उसका नाम नहीं, तो यहाँ भी कुछ वैसी कहानी है। वैसे अब क्या है कि पूरा सिंडिकेट है, सिस्टम है पूरा। आपको अपना घर बनाना है तो आप एक लोकल काउंसलर को या लोकल नेता को 10-20 हज़ार रुपए दीजिए, तब आपकी जमीन पर आप ही के द्वारा खरीदे गए ईंट कंकड़ से आपको अपना घर बनाना है, तो आपको किसी को पैसा देना पड़ेगा, तब वो सामान पहुंचेगा। और हम तमिलनाडु केरल भी जाएंगे, लेकिन आखिरी इसको ये टच देते हैं कि टसल नेक एंड नेक फाइट बताई जा रही है। तो इसमें अगर बीजेपी सत्ता में आती है वहां, तो क्या समीकरण, राजनीतिक समीकरण क्या होंगे और क्या स्थिति होगी, और नहीं आती है तो उस समय क्या होगा? मुझे लगता है अगर आती है तो खून खराबा हमें अगले 2 से 3 महीने तक बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा तो पिछली बार तो टीएमसी आई थी, तब भी खून खराबा हुआ था। टीएमसी आई थी, खून खराबा हुआ था। जिस डर की बात पीयूष कर रहा है, वो डर ये है कि पिछली बार जिन लोगों ने खुल के बीजेपी को सपोर्ट किया, जो कार्यकर्ता थे, उनको ऐसा लगा कि इलेक्शन के बाद उनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर थी, जो लोगों ने उनको प्रॉमिस किया था कि हम आपको बचाएंगे, वो प्रोटेक्टिव लेयर अचानक से हट गई, जिसकी वजह से आप देखिए आप कितनी रिपोर्ट्स आई हैं। एनएचआरसी की रिपोर्ट आई है, कोर्ट के अंदर जो आंकड़े गए हैं वो हैं 2000, 3000। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है किसी भी स्टेट में आफ्टर एक इलेक्शन रिजल्ट। आप देखें इस तरीके का वायलेंस, जिसकी वजह से इस बार चुनाव आयोग ने ये डिसीजन लिया है 7,700 जो कंपनीज हैं उनको रखा जाएगा और 60 डेज तक रखा जाएगा। ऐसा इलेक्शन में नहीं होता है कहीं इंडिया में, बट वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है ताकि वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी, टीएमसी की तरफ से जो बैकलैश है, जो हमने 21 में भी देखा है, वो ज्यादा बढ़कर आएगा और वायलेंस वेस्ट बंगाल में होने की चांसेस हैं। संजय जी, आपको एक सवाल यहाँ भी पूछना चाहिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ राहुल, हाँ, राहुल गांधी तो वीडियो बनाए बैठ के, ममता दीदी ये, ममता दीदी वो। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं, इनकी अंदर खाने बात हो गई है क्या? नहीं, दरअसल क्या है, जब आप इलेक्शन में जाते हैं, आपके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप उन्हें कैसे कॉन्फिडेंस देंगे? तो इसलिए आपको हमला करना पड़ेगा ममता बनर्जी के ऊपर। नूरा कुश्ती तो शराब का शब्द है, तो नहीं तो फिर ये तय करके कि इलेक्शन तक हम थोड़ा सा हमलावर रहेंगे, और जैसे पोलिंग हो जाएगी उसके बाद। कल रात को भी मैं ये देख रहा था, अब तमाम लोग जो हैं वो इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज होती हैं उनको बोलते हैं भाई कांग्रेस लड़ती है उसके सामने, लेफ्ट के सामने केरला के अंदर, यहाँ पर बीजेपी में भी ऐसा होता है, एनडीए में भी ऐसा होता है। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, उसमें एनसीपी चुनाव लड़ी है बीजेपी के खिलाफ, जेडीयू चुनाव लड़ी है यूपी के अंदर और कई जगहों पे बीजेपी के खिलाफ। तो ये अमूमन तौर पे होता रहता है ऐसा कोई लेकिन इसको इस तरीके से एम्पलीफाई किया जाता है कि देखिए एक दूसरे सामने लड़ रहे हैं। एनडीए में भी ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक ये देखिए, ये कंपल्शंस हैं। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस। तो अभी जब तक आपके लिए कन्वीनियंट है साथ में आना तो आप साथ में हैं, जब नहीं है तो आप अलग हो जाते हैं। और आपने जिक्र किया कि कांग्रेस का क्या है, देखिए कांग्रेस ये जानती है कि ममता बनर्जी ही, उनको ऐसा लगता है कम से कम, कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने वाली है। और एक तरीके से फिलर्स भेजे जा रहे हैं कि हमारी भी कुछ सीट्स आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं, मालदा के अंदर 14 सीटें हैं। तो और कांग्रेस को लगता है कि, और इस बार कांग्रेस का खाता ज़रूर खुलेगा, आप देखिएगा। अभी तो 0 पर है, खाता ज़रूर खुलेगा। उसमें कुछ सीट्स हैं, मैं नाम बता देता हूँ। फरक्का एक सीट है, सूती एक सीट है, शमशेरगंज एक सीट है,
ये तमाम जो सीट्स हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है और उनका ये मानना है। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। कल गुलाम अहमद मीर आए थे कांग्रेस दफ्तर के अंदर, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। फिर किसी और ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो मैंने गुलाम अहमद मीर साहब को कहा, मैंने कहा सर 4-5 अगर आपने और इंटरव्यू दिए 294 तो सरकार तो आप भी अकेले बना लोगे। तो लेकिन उन्होंने, तो ये पॉस्चरिंग होती है। नेता जो है वो हमेशा एक ब्रेव फेस रखकर बात करता है और इसीलिए जब राहुल गांधी गए तो उन्होंने सीधा हमला किया। देखिए आपको याद होगा दिल्ली के अंदर भी उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं किया, सीधा हमला अरविंद केजरीवाल पे किया था। अनटिल अनलेस आप जो वहां पे सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी है उस पर हमला नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप अपने लोगों को मोबिलाइज करेंगे। और एक चीज है मैं बताना चाहूंगा, ये मुझे कल एक नेता ने मेरे को कहा कि राहुल गांधी ने जब डीलिमिटेशन बिल गिरा तब एक 10 सेकंड की कॉल करी थी अभिषेक बैनर्जी को थैंक यू बोलने के लिए कि भाई हाँ थैंक यू बोलने के लिए कि आप जो है आप आए, आपके जो लोग हैं, आपने मिड इलेक्शन में हम इन लोगों को भेजा और ये बिल गिरा, उसको थैंक यू करने के लिए कटसी कॉल की गई थी। उस कॉल का नुकसान कई लोगों को लगता है कि हमको हुआ क्योंकि टीएमसी ने उसको ऐसे प्ले आउट किया कि देखिए उन्होंने हमें फोन किया, उन्होंने हमें थैंक यू बोला कि आपके बिना तो कुछ नहीं हो सकता था, ये वो, उससे हमारा जो कंफ्यूजन होता है ना वोटर के अंदर वो प्रिवेल हो गया कि यार ये दोनों साथ में हैं या अलग अलग है। इस पे एक तो ये बात वैसा ये बशीर बद्र साहब का शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हों तो मिल के शर्मिंदा ना हो। एक तो एडिशन ये कि भाई आगे जब कभी मिल जाएं तो फिर अच्छे से मिल जाएं। तो ये जो फिर कभी हम दोस्त हों तो मिल के शर्मिंदा ना हो, तो इस पर क्या सियासी समीकरण बदल आपने तो बहुत सजा सजा के बोल दिया। मेरा तो एक ही रिपीटल आ रहा था ना, तो 3 में ना 13 में, ये कहाँ से जो है राहुल गांधी ने वीडियो डाल दिया वहां पे उस दिन जो वोटिंग के दिन वीडियो डाला और तृणमूल कांग्रेस के अंदर एकदम जंगल की आग की तरह फैला और लोग कंफ्यूजन नहीं गुस्से में थे कि इसका काउंटर होना चाहिए। मैं अंदर की बात बताता हूँ, अभिषेक बैनर्जी की आपने क्योंकि बात छेड़ दी है, तो वहां बहुत देर तक काउंटर नहीं हुआ ये वीडियो का। फिर उसके बाद से सीधे अभिषेक बैनर्जी के ऑफिस में डिसीजन लिया गया कि भाई ये लाइन भेजो कि जब आप अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे तब तृणमूल कांग्रेस के लोग भाजपा से लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, ईडी का रेड सह रहे थे। तो इसीलिए वो वीडियो को उसी तरह से बंगाल में देखा गया, ना तो आप 3 में हैं ना आप 13 में हैं, फालतू में वीडियो बना के बीजेपी आईटी सेल को कंटेंट दे रहे हैं। ये मामला बन रहा है। नहीं ये यार एक बात बताओ, आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? और नहीं लड़ेगा तो फिर क्या बोलेंगे कि चुनाव लड़ते नहीं? अब चुनाव वो आदमी लड़ रहा है, हमला किस पे करेगा? ममता बनर्जी पे हमला करेगा ना। दिल्ली में लड़ रहे थे, किस पे करेंगे? अरविंद केजरीवाल पे करेंगे ना, शिवपाल यादव पे तो करेंगे नहीं। तो अब फिलहाल हम इसको मामले को थोड़ा सा बदलते हैं और माहौल थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि मकर द्वार पे सीता और गीता की जोड़ी में से एक तो हमारे साथ यहाँ है, एक को सामने प्रकट करते हैं। नमस्कार, रिपोर्टर्स अफेयर की पूरी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। आपकी गुफ्तगू चल ही रही है तो उसमें हम भी कुछ शुमार हो जाते हैं। और बंगाल के दंगल में हम लोग पिछले 10-15 दिन से लगातार घूम ही रहे हैं, चक्री मार रहे हैं। तो जो सेकेंड फेज पोलिंग का था उसमें हम नोआपारा में थे। तो आपको वाकया बताते हैं, मतलब नोआपारा बोला गया संवेदनशील इलाका है और जिस तरीके से वहां पे अर्जुन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे। अच्छा, अर्जुन सिंह की कहानी भी गजब अजब है। दिनेश त्रिवेदी जैसे नेता को वो हराए थे, बीजेपी में थे तब, और बरकपुर से सांसद बने अर्जुन सिंह बीजेपी के। लेकिन उसके बाद वो फिर से बीजेपी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस आ गए। दिनेश त्रिवेदी जान रहे हैं ना आपकी, मतलब उस समय रेल मंत्री थे, रेल मंत्री को हराए वो। और दिलचस्प बात यह है कि दिनेश त्रिवेदी भी बीजेपी में आ जाते हैं उसके बाद, और अब तो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर डेजिग्नेट हो गए हैं। तो अपने आप में वो वक्त था जब दिनेश त्रिवेदी पोलिंग बूथ जा रहे थे वोट डालने के लिए, और ये अर्जुन सिंह लगातार सुबह 7 बजे जैसे हम नोआपारा पहुंचे हैं, खचाखच पूरी
मीडिया की पूरी जो लगभग 30-35 गाड़ियां उनके पीछे, हम भी उनके पीछे, और घूम घूम के पूरे नोआपाड़ा में लगभग सुबह 7 बजे से जो हम लोग शुरू किए। अच्छा, हमने देखा कि बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल, सुरक्षा कर्मी उनके साथ तैनात थे, जो उनकी हिस्ट्री रही है एक तरीके से, या नोआपाड़ा की हिस्ट्री रही है कि काफी वहां पे वायलेंस हुआ है। तो लगभग 5-6 घंटे तक 250-300 किलोमीटर हमारी गाड़ी जो है नाप गई है उसी विधानसभा में। उनका जो लड़का है जहां से खड़ा है, भारपेटा है शायद, वहां भाटपारा और नोआपाड़ा पूरा चक्कर काट के फिर हमने सर को फोन किया। हमने कहा सर जी हो सके तो थोड़ी देर विराम दे दीजिए, मतलब ना विजुअल बन पा रहा है, बार बार नेटवर्क भी उड़ रहा था, तो हमने कहा विराम दे दीजिए, विजुअल भी नहीं बन पा रहा है, कुछ भी नहीं बन पा रहा है, तो इस तरीके से होगा तो कैसे मतलब कवरेज होगा। तो बोले रुक तो हम नहीं पाएंगे। सिर्फ चक्कर काट रहे थे, बूथ पे भी नहीं उतर रहे थे। वो तो 3-4 घंटे बाद वो बूथ पे उतरे और फिर कहीं आरोप लगाया कि डमी ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा, और वहां से आवाज आई बिहारी को बाहर करो। तो दिलचस्प है कि वो जब शुरुआत किए तो शीतला माता के दर्शन से शुरुआत की। अच्छा, यूपी में आप चले जाइए, बिहार में, और शीतला माता की तो मान्यता पूरे देश भर में है। तो दर्शन करते हुए फिर वो पूजा करते हुए बाहर निकले। तो हमने कहा कि भाई बाहरी वर्सेस बंगाली का डिबेट चल रहा है, तो आपकी क्या चांस है? तो बोले हम तो 150 साल पहले से हैं। और वो गली चले जाइए तो आपको लगता है यूपी बिहार में कहीं उस इलाके में चले जाइए तो यूपी बिहारियों की अच्छी तादाद है। तो ये तो हो गया कि भाई जमीन पर हमने पोलिंग के दिन क्या देखा। आप समझ लीजिए कि पूरे दिन में हम लोग, बिरयानी की चर्चा बहुत हो रही थी, तो वहां पे हम लोग घूमने लगे कि कहीं कुछ खाने को मिले। तो एक तस्वीर हमारी बड़ी वायरल हो रही है, फुटपाथ पे हम लोग बैठे हुए हैं और दाऊदी बोरा करके या एक बिरयानी का कोई सेंटर है, तो बड़ा ढूंढा हम लोग ने कि कहाँ मौका मिलेगा कि बिरयानी खाने का। तो वो दुकान खुली हुई थी और जैसे वो जाने की मीडिया है तो थोड़े मेहरबान हो गए, फटाक से हम लोग को डब्बे मिले। फिर फुटपाथ पे एक जगह बना हुआ था सड़क के बगल में एरिया, तो वहां पे हम लोग बैठ गए और वहां पे हम लोग ने बिरयानी जो है, हमने, कैमरामैन ने और ड्राइवर साहब ने को बिरयानी, आलू बिरयानी का लुत्फ उठाया। तो सब कह रहे थे आलू कैसे खा सकती है, चम्मच से बिरयानी कैसे खा सकती हैं। तो फील्ड में यही हम लोग की तस्वीरें जो सामने आती हैं, सियासत के साथ साथ बीच में अगर मौका मिलता है इंटरमिशन में तो पेट पूजा भी हो जाती है। एग्जिट पोल आपके भी सामने आ चुका है। अब हम इंडिया टुडे की पॉलिटिकल एडिटर मौसमी सिंह से जानना चाहेंगे। मौसमी, जो स्क्रीन पर दिख रहा है एग्जिट पोल और जो ग्राउंड पर दिख रहा है, उसके बारे में आप विश्लेषण और समीक्षा कीजिए, बताइए कि वहां की स्थिति क्या है। देखिए, अगर क्या फीलर्स क्या मिल रहे थे लोगों से, मतलब पूरा बंगाल में घूमने के बाद जो फीलर्स मिलते हैं वो लोगों की किस्से कहानियों से मिलते हैं। तो वहां पे एक बाबा थे जो डाब बेच रहे थे। तो बाबा साहब ने बोला को जीती बाबा, तो मतलब हिंदी में। तो हमने पूछा तो उन्होंने बंगाली में बोला हाँ, इस बार पलटा मारी। तो ये पलटा जो बीजेपी के भी स्लोगन में है, कहीं ना कहीं बदलाव की बात, परिवर्तन की बात, ये वर्ड हमने बहुत सुना। और बाबा बोले इस बार पलटा मारी। एक और जगह हम गए तो एक और बाबा मिले, तो वो बाबा भी डाब बेच रहे थे। तो वो बोले कि भाई बहुत बिरयानी बटत है, बहुत बिरयानी बहुत सब मिलता है। वो बिल्कुल एक्साइटेड कि जैसे जश्न कैसे हो रहा है। तो इस बारी वो ही जीती, बहुत बिरयानी खाया, बहुत दिन से खाया। और ये टी शर्ट, फिर कोई जा रहा था बोलता ये टी शर्ट बंगाली में बोल रहे थे कि ये टी शर्ट भी उसी ने दी है, उसी उम्मीदवार ने दी है और बहुत बांटता है। तो रूरल बंगाल में एक प्रलोभन और एक वोटरों को लुभाने की जो राजनीति है वो भी हावी है। कौन प्रलोभन देता है, पर जैसे वो कहते हैं ना, प्रलोभन कोई दे या कुछ फ्री भी दे या तोहफा दे, तो अल्टीमेटली इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो बटन कहाँ जाके दबेगा।
आप बिरयानी खा सकते हैं या आप किसी के जश्न में जा सकते हैं, वो टी शर्ट पहन सकते हैं, पर आप बटन कहाँ दबाएंगे ये नहीं पता। बहरहाल बाबा जो है बहुत खुश नजर आ रहे थे कि इलेक्शन चल रहा है और कह रहे थे कि बाद में जाएंगे वोट करने के लिए। तो ये किस्सा था। फिर जब हम जा रहे थे, वापस आ रहे थे, तो एक सिक्योरिटी गार्ड से बोला, तो सिक्योरिटी गार्ड ने बंगाली में बोला कुछ, तो हमें समझ में नहीं आया। हमने सिक्योरिटी गार्ड से बोला कौन जीत रहा है, ये पोलिंग के बाद था। तो पोलिंग के बाद लोग आराम से बोल रहे हैं, खास तौर से शहरी इलाकों में। तो उन्होंने बोला कमल, बंगाली में पद फूल या कुछ इस तरीके से होता है, तो उन्होंने बोला पद फूल जीतेगा, तो पदम फूल या पद फूल। तो मुझे माफ कीजिएगा, अभी वो एग्जैक्ट शब्द नहीं याद आ रहा है, पर वो काफी खुश नजर आ रहे थे उसको लेके कि, और सारे सिक्योरिटी गार्ड मुस्कुराए। तो एक कॉमन सेंस था उनमें कि इस बारी तो बदल रहा है। वहीं हमने गांव में देखा, मतलब कि गांव में देखा हमने कि एक दबी जुबान में कोई अपना बता नहीं रहा था कि कौन आने वाला है। गांव में रूरल डिस्ट्रेस है, बेरोजगारी को लेके परेशानी है, योजनाएं तो पहुंच रही हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी रीजनल समस्याएं हैं। और गांव वाले ये भी देखते हैं कि रीजनल लोकल समस्या में कौन सा लोकल नेता उनकी मदद कर सकता है। अगर कमीशन खोरी भी है तो क्या कट लेके भी काम हो रहा है। एक वोटर ने मुझे बोला कि भाई कट ले रहे हैं पर काम तो हो रहा है। हमारे तूफान आता है या बीमार कोई होता है या बाढ़ आती है तो यही लोग खड़े होते हैं। अब देखिए, ये एक जो दूसरा मैंने बोला आपको, फियर फैक्टर। गांव में बोलने पे फियर फैक्टर है कि वो आइडेंटिफाई कर देंगे, आके पीटेंगे। फियर फैक्टर एसआईआर का भी है कि हम, मुझे इतना मजबूर किया, इतना खर्चा करके हम लोग आए हैं, हमारे वजूद की लड़ाई है, तो क्या किस तरफ हम अपना मत डालें। क्या नाराज होके वो जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है उसको लेके एक तरफा पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ? मुझे नहीं लगता। मतलब वो भी एसआईआर के खिलाफ जो वोट है वो एसआईआर की आइडेंटिटी, मतलब प्रक्रिया के खिलाफ हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो बीजेपी की खिलाफत के तौर पे कन्वर्ट ना हो। तो एक वो भी फैक्टर है। उसके अलावा अर्बन वोटर्स में हमारे दोस्तों से हम मिले, तो उनके ही एक मित्र हैं जो बता रहे थे कि हमारा एक बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस हम ऑफर करते हैं। और सॉल्यूशंस ऑफर करने में मतलब मौसमी जो बेंगलुरु या मुंबई में मेरे ही काउंटर पार्ट्स को वहां पे काम मिलता है, उसके मुकाबले मुझे बहुत कम काम मिलता है। तो और वो बंगाली है, उन्हें काम कम हो गया है। ये बंगाली स्मॉल टाइम बिजनेसमैन है। एक मतलब मारवाड़ी मुझे बिजनेसमैन मिले जिनका बेटा मुंबई में काम करता है, और वो एयरपोर्ट पे मिले और बोले मौसमी जी मेरा बेटा भी मुझे अब मुंबई बुलाता है, हम मुंबई मिलने जा रहे हैं। कह रहा यहीं सेटल हो जाओ, कलकत्ता में क्या रखा। तो मौसमी जी व्यापार में काम में बहुत मंदी है, 10-15 साल से काम नहीं आया, उसको लेके हम लोग त्रस्त हैं, और यही वजह है कि हमारा बेटा चला गया। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो दिखाते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी भी है। दूसरी बात यह है कि एक फेयर है वोटर्स में, बोलेंगे तो किधर इधर उधर कहीं उन पर हमला ना हो जाए या उनकी सुरक्षा को खतरा है। तीसरा एक भरोसा भी है मौजूदा सिस्टम पे। तो और बंगाली आइडेंटिटी उतनी इन्वोक नहीं हुई है। मुझे लगता है इस बार जो कैंपेन थी बीजेपी की वो फाइन ट्यून होके आई थी, तो इतनी डोमिनेंट नहीं थी वो हिंदुत्व की और जय श्री राम वाली कैंपेन, तो वो प्ले आउट कर रही है। लेकिन आप देखिए कि सबसे, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी ऑलरेडी एक वोट प्रतिशत पे सवार है। जो कंसोलिडेशन है मुसलमान वोटरों का वो बहुत ज्यादा तगड़ा है इस बार। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें बाकी जो दल है,
चाहे कांग्रेस हो या बाकी दल हैं जो छोटे मोटे खड़े हुए हैं, उनकी मुसलमान वोटों में ज्यादा वो डेंट कर पाएंगे. Consolidation of Muslim voters है, that gives Trinamool Congress a good solid base. But non-Muslim Bengali voters भवानीपुर से लेके कितना चिटकते हैं, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है. स्विंग हो रहे हैं काफी बड़े तबके में, बड़े तादाद में, लेकिन वो कितना होते हैं वो तय करेगा कि बंगाल की आखिर दशो दिशा क्या हो. आ गई चाय आ गई. तो अभी फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक में आप भी चाय पीजिए और हम भी चाय पीते हैं. उसके बाद फिर हम जाएंगे सुदूर दक्षिण की राजनीति पर, चुनावी राजनीति पर, यानी केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी. उनमें चुनावी हलचल कैसी रही, आगे क्या होगा, एग्जिट पोल के नतीजे, उस पर ये सारे हमारे रिपोर्टर्स ऑफ एयर में आपको बताएंगे. इनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपने कयास, अपनी पतंग कितनी ऊंची जा रही है और पेंच कहां लड़े जा रहे हैं. आपको लग रहा है कि पूरा कार्यकाल करेगी ये सरकार? देखिए, बालिन शाह के पास पॉपुलैरिटी है, लेकिन नेपाल एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर है, भारत के साथ बॉर्डर है, IC-814 का हाईजैक नेपाल से हुआ था, तो बहुत एक्टिव एक्टर्स हो सकते हैं. अनुभव की कमी, ज़्यादा बड़े वादे कर देना, बिना तंत्र को समझे बहुत सारे कमिटमेंट्स जनता को उनके ख्वाब दिखा देना, ये सब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कुछ जैसा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की शुरुआती सरकार के साथ हो रहा है. जो सिस्टम क्या वो रिफॉर्म कर पाएंगे, जिस पे बड़ा सवाल है. उनके खुद के अध्यक्ष रवि लामचनी पे अभी करप्शन के कंट्रोवर्सी है. उनके खुद के जो होम मिनिस्टर थे वो इस कंट्रोवर्सी में आ गए हैं. और ब्यूरोक्रेट्स के साथ, राष्ट्रपति के साथ, पुलिस सिस्टम के साथ तो उनको काम करना पड़ेगा. करना कौन नहीं चाह रहा. अब बालिन शाह के लिए मुश्किल, इंडिया में पढ़ाई है उनकी, कनेक्शंस है इंडिया के साथ, जैसा आपने कहा. अब उनके लिए मुश्किल ये है कि नेपाल में जो एक, और वो जो मैप लगाते हैं, हाँ वो नेपाल का थोड़ा सा लिपुलेख वाला. हाँ. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर चल रहे आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम रिपोर्टर्स ऑफ एयर में. अब हम बंगाल के साथ साथ 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव की चर्चा के दौरान अब हम आपको लिए चलते हैं सुदूर दक्षिण. और दक्षिण में चुनावी स्थिति कैसी है, वहां डीएमके AIADMK के बीच टीवी के एक नया नदी के द्वीप उभर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे. केरल में क्या हो रहा है, एनडीए गठबंधन या UDF LDF के बीच कैसे फंसी हुई हैं एक दूसरे की पतंगें, एक दूसरे से पेंच लड़ाते हुए, कि कोई किसी के साथ दिख रहा है, कोई किसी के साथ शामिल है. यानी वहां वैसी स्थिति हो गई है कि उसी को हक है जीने का इस जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए. कौन कौन से नेता इधर के लग रहे हैं, उधर के हो रहे हैं, इन सारी चीजों पर बात करेंगे. तो आइए सीधा चलते हैं केरल की ओर. हाँ भाई अमित, केरल के क्या किस्से हैं तुम्हारे पास? देखिए, एक बार तो उनको लड्डू खाने का मौका मिल रहा है. डिटेल वहाँ राहुल गौतम जी से लीजिए आप. मतलब इन द सेंस कि वहाँ कांग्रेस के बारे में बड़ी चर्चा है केरल में. ये तो बताएंगे, लेकिन तुम्हारा सर्वे क्या कहता है, तुम्हारी क्या? इनके खुद के 7 लड्डू चले गए बीजेपी में. और ये हमारे लड्डू कितने कांग्रेस के. ये अच्छा था. इसी बात पे शुरू हो जाएगी आपके. नहीं, एक मिनट, लड्डू वाकई मिलेंगे कि इस बार फिर लेफ्ट के पास ही लड्डू नहीं नहीं, अब कांग्रेस को पूरी उम्मीद है इस बारी कि, और जितने एग्जिट पोल्स हैं वो भी तमाम यही बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी. हालांकि पिछली बार बन जानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे अल्टा पल्टी चलती है जैसे राजस्थान में होता है, लेकिन नहीं बन पाई. तो अब 10 साल के बाद कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि उसको 80 या 90 के आसपास उसको नंबर आएगा. और देखिए, एक बात केरला को लेकर, एक बात मुझे लगता है कि बतानी चाहिए दर्शकों को, कि अमूमन तौर पे क्या होता है, कांग्रेस ना पहले ही अपनी शक्ति आपस में लड़ने में गवा देती है. ठीक है, उसका एग्जाम्पल आप राजस्थान है, हरियाणा है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ है. ठीक है, इतनी शक्ति उसके लग जाती है. केरला में भी थी इन फाइटिंग, केरला में भी ग्रुपिज्म था. लेकिन आप देखिए, केरला के अंदर आपने कुछ सुना नहीं, किसी ने भी कोई हल्का बयान नहीं दिया चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर या एक दूसरे को लेकर. कोई वहां पे इनफाइटिंग नजर नहीं आई. तमाम लोग एक साथ बने रहे, और ऐसा लगता है कि एक पैक्ट साइन हुआ था कि भाई लड़ाई मराई करेंगे 4 मई के बाद. वहां पे 4 बड़े लोग हैं. VD सतीशन जो कि LOP हैं,
रमेश चेन्नितला जो कि एक्स होम मिनिस्टर हैं केरला के, वो भी बहुत सीनियर हैं। केसी वेणुगोपाल, वो तो सभी जानते हैं, जीएसओ हैं कांग्रेस पार्टी के। और शशि थरूर साहब को अगर डिस्काउंट दिया जाए कि वो सेंटर में हैं और ये तमाम चीज़ों को लेकर, तो ये तो हैं बाकी के लोग। कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब हमारी जब सरकार बनेगी, मतलब 4 मई के बाद जब सरकार बनेगी, इसके अंदर कम से कम ये है उनको ही मानना, उनका ये हालांकि वो ये आरोप लगा रहे हैं बार बार कि भाई एलडीएफ का बहुत समर्थन किया है बीजेपी ने। बीजेपी चाहती थी कि एलडीएफ वहाँ पर बनी रहे, कांग्रेस के पास ये राज्य ना चला जाए, क्योंकि जाहिर है कांग्रेस फिर मजबूत होगी, मोटी होगी, तो उन्हीं को दिक्कत है। लेकिन अल्टीमेटली आप ये देखिएगा कि केरला को लेकर जो कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट है, उतनी ज़्यादा एंशियस मतलब सांस रोक कर वो इंतजार कर रही है 4 मई का। किसके लिए? तमिलनाडु के लिए। लेकिन क्या ऐसी स्थिति नहीं लगती है कि केरल में इंडिया गठबंधन ही 2 टीमों में बट के आपस में मुकाबला कर रही है? सर ये तो हर बार होता ही है। अभी जैसे मैं अभी बात भी टीएमसी कर को रहे भी थे, एक सीट मिली वहां, लेकिन तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने गए एलडीएफ के उम्मीदवार का। नहीं तो अरविंद केजरीवाल गए ममता बनर्जी का लेकिन प्रचार सर करने के तेजस्वी लिए। यादव बंगाल में टीएमसी का प्रचार करने के लिए भी आए थे, पदयात्रा निकाली उन्होंने। केजरीवाल भी गए थे ममता बनर्जी का प्रचार करने के लिए। अरविंद केजरीवाल भी गए। तो बहुत स्ट्रैटेजी। तमिलनाडु में भी गए, तमिलनाडु में केजरीवाल गए नहीं, तमिलनाडु में। अरविंद केजरीवाल गए, हाँ, अरविंद तमिलनाडु केजरीवाल में गए गए वहां भाई, पे वहां पर- कैंपेन करने के लिए, एमके स्टालिन के लिए, डीएमके अच्छा, के लिए। ओके। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग तस्वीर इंडिया गठबंधन में निकल के आ रही है कि कांग्रेस के पास स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग अपने पास रखा है उन्होंने, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो पार्टियां अपने हिसाब से चला रही हैं। तेजस्वी यादव वहाँ अंग्रेजी में भाषण देके केरल में प्रचार कर रहे हैं, एलडीएफ के लिए कर रहे हैं। तेजस्वी और राहुल गांधी ने बिहार में साथ में कैंपेन चला, इतना बड़ा राज्य जीतने के लिए एक विफल कैंपेन चला। बंगाल में बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया गया अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को। बिहार यूपी के पॉकेट्स के जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे प्रचार करवाया गया। अरविंद केजरीवाल ने 3 सभाएं एक शाम में की, बेलिया घाटा में की, उसके अलावा 2 और बड़ी बड़ी सभाएं वहाँ पे की। देर रात अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की बात हुई, क्योंकि अगले दिन मुझे बताया गया था कि चॉपर लगाया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के लिए। वो नेक्स्ट 26 और 27 2 दिन उनको कैंपेन करना था, तो चॉपर से उनको दूसरे जो सुदूर इलाके हैं, साउथ 24 के या नॉर्थ 24 के, उन जगहों पे भेज के, या जहाँ पे थोड़ा बहुत भी अर्बन सेंटिमेंट जिन पॉकेट्स में है, 1-2 कैंपेन्स करा के उनको कर लिया जाए। लेकिन वो 26 को इन्होंने कैंपेन किया। 2 ये हो गया। अरविंद केजरीवाल डीएमके के प्रचार के लिए जा रहे हैं, जहां पे कांग्रेस उसी अलायंस का हिस्सा है। हाँ, लेकिन जो है वो नॉन कांग्रेस फोरम को मजबूत करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये इंडिया गठबंधन प्लस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप जो है उसमें है नहीं। हाँ, तो प्लस में बहुत घालमेल चल रहा है राजनीतिक लेवल पे, कौन किसका साथ देगा, कौन किसके पे सामने से वार कांग्रेस का करेगा, तो कोई कौन नहीं दे किसके रहा है। पीछे से वार कांग्रेस करेगा। का तो कोई नहीं दे रहा है, इतने नाम ले रहा है। इतने नाम ले दिए इसने। इनमें से कोई आया इस तरफ प्रचार करने के लिए? क्यों करेगा प्रचार हाँ, कोई यही तो कांग्रेस मैं के बोल रहा लिए? हूं। कोई नहीं कर रहा है। तो भाई कांग्रेस जो है वो अपने बलबूते, देखिए ये तमाम जो रीजनल पार्टीज हैं, ये ताकत कहाँ से ड्रॉ करती हैं? बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से। क्योंकि ये तमाम जो स्टेट से पहले यहाँ कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे कमजोर हुई कांग्रेस, और ये सारा स्पेस चला गया। तो रीजनल पार्टी है, क्यों बीजेपी भी पावर ड्रॉ करती है कांग्रेस से? फिर पहले कांग्रेस मुक्त से कांग्रेस युक्त होता गया। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। हेमंता बिस्वा शर्मा जो सबसे बड़े फाइटर हैं इस वक्त, वो कहाँ के हैं? कांग्रेस के ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। मैं कहता हूं, कांग्रेस एक जो है, एक जननी की तरह जो है, जननी उसने जो है एक धारा है उसमें राजमाता। से, नहीं राजमाता नहीं, धारा है वो एक, वहां से तमाम जो है Talent छोटी-छोटी grooming ground है। हाँ, टैलेंट सारा का सारा कांग्रेस में वो पनप। आप मेरे को बता रहा था 2014 में जो बीजेपी के सांसद जीते थे, मेरे को चेक करना पड़ेगा, लेकिन मुझे बताया था एक सीनियर आदमी ने, 2014 के अंदर जो बीजेपी के एमपी जीत के आए थे, उसमें तो 100 कांग्रेस के एमपी थे। जिन्हें पूर्व कांग्रेस ने में टिकट कभी? दी नहीं थी। पूर्व नहीं, जस्ट तभी, मतलब कांग्रेस गोत्र के थे। हाँ, 100 एमपी। सोचिए कितने सीट आई थी बीजेपी 3 में को? न 13 में टाइप हो गया मामला। 273, तो मैंने 173 उनके अपने, तो 100 यहाँ। और मैं सिर्फ कांग्रेस बता रहा हूँ, और पार्टी से कितने आए होंगे वो तो खैर उनको नहीं था आइडिया। अच्छा, इसी पे क्या हुआ है, एकदम से मुझे ध्यान आ गया कि ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्लैंक बन गया आम आदमी पार्टी का गुजरात में। हालांकि अभी उनके इस नैरेटिव को बहुत बड़ा झटका लगा है। गुजरात में जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है संगठन में, तो यही बेचने का सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि आप हमारे आदमी को जिता के लाओ,
वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा, अनलाइक कांग्रेस। गुजरात में होता क्या है कि विधायक कांग्रेस का जीत के आता है एक्स नंबर, 5 साल के अंदर जब जब राज्यसभा की चुनाव आते हैं या इंपॉर्टेंट चुनाव होते हैं, कांग्रेस के विधायक बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, नंबर्स डाउन आते जाता है। लेकिन अभी जो लोकल बॉडी चुनाव थे उसमें आम आदमी पार्टी के मंसूबों को बहुत बड़ा झटका लगा है। उनका टारगेट इस बार ये था वहाँ पे, क्योंकि राज्यों के चुनाव की बात हो रही थी और गुजरात कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी और गुजरात का कैंपेन जो है लार्जली 29 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका टारगेट ये था कि इस बार हम कांग्रेस को नंबर 2 की पोजीशन से गुजरात में टाटा बाय बाय कर दें, हम वहाँ पे सेट हो जाएं और फिर विधानसभा चुनाव में टिकट लेने वाले लोगों को, क्योंकि अंदर का मामला यह है कि टिकट लेने के लिए आज भी सब तुम ही ले लो, कांग्रेस में हो रहे नहीं ये लेंगे, फिर वो धीरे धीरे धारा यहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है, यहाँ बह जाएगी। देखो मैं वहां से मौजूद तुम्हारे थी। यहाँ से शुरू होती है, फिर इधर से होते हुए इधर इधर आ आ जाती जाती, है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ संजय जी, देखो अमित उस दिन बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे हमें देखने को मिले थे। लड्डू खाते हुए। लड्डू तो उन्होंने ऊपर खाया, हाँ। वो गाड़ी से उतर ही जब रहे थे तो वो मुस्कुराते चेहरे साक्षात हमने देखे थे। और वो डबल मुस्कुराहट के साथ वो लोग जब बाहर निकले थे शाम को तो हमने उन्हें निकलते हुए देखा था। वाह। तो ये जो धारा प्रवाह हो रही है संजय जी, ये सही कह रहे हैं कि आप गंगोत्री और यमुनोत्री का आप स्मरण करें कि वहां से वो निकल रही हैं और फिर वो ट्रिब्यूटरीज जो है अलग अलग जगह जा रही हैं, वो ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है। वो बीजेपी में आके संगम सा बन रहा हरिद्वार है। कानपुर होते हुए वो सब फिर फरक्का में पहुंच जाते हैं, ये फिर वो शुद्ध हो जाते हैं एकदम, सब जगह के वो घाट घाट से होते हुए आ जाते हैं। ये जो धारा प्रवाह की हम बात कर रहे हैं ना हाँ। संजय जी, यहाँ से फिर यहाँ आ रहा है, बीजेपी के अंदर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नई पार्टीज हैं, ऐसा ना हो कि एक दिन बड़े बड़े नाम विजय टाइप, जो लोगों को लग रहा है कि तमिलनाडु में काफ़ी झंडे गाड़ेंगे, ऐसा ना हो वो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में दिख जाएं ज्वाइनिंग करते हाँ, हुए। ज्योतिष में भी कहते हैं कि ग्रह अपनी चाल से चलता है, कई बार वक्री भी हो जाता है, कई बार गंगा उल्टी बहने लगती है और उल्टे बास बरेली पहुंच जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि उधर से होते हुए इधर आ रहे हैं, हाँ। कई बार इधर वाले भी उधर चले जाते हैं। कई लोगों का तो ये कहना है, एक्सपर्ट का, कि वो कांग्रेस से बीजेपी में नहीं आ रहे हैं, या कहीं वो उसके मूल क्षेत्र है आरएसएस, उससे उनका प्रभाव कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में रहता है। वो दरअसल ग्रह की जो दशा है बदलती रहती है और वो घूमते हैं चारों तरफ सूरज के। हाँ, तो सूरज लेकिन यहाँ पर कई बार क्या? वक्री भी हो जाते हैं, तो सूरज कई बार वो टेढ़ी चाल चलते हैं। तो यहाँ पे मेन सूर्य वाली जो सनलाइट है वो कहाँ से आ रही है? आरएसएस से। वो सबके अपने अपने सूरज हैं भाई। कांग्रेस का अपना सूरज है, बीजेपी का अपना सूरज है। सूरज से एक बात याद आई, मैं बता रहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक नेता थे, बड़े नेता वो कांग्रेस पार्टी के, वो अक्सर लोगों को कहा करते थे कि गांधी परिवार सूरज की तरह है। तो बोला कैसे? तो बोला ऐसे कि पास जाओगे तो जल जाओगे और दूर चले गए तो मर जाओगे। तो ये मुझे याद आया तो मैंने कहा बता दूं आपको कि हाँ, जो आप बोल रहे हो कि तमाम लोगों के अपने अपने सूरज हैं। हाँ, सबके अपने अपने सूरज हैं। आम आदमी पार्टी में बचे हैं सूरज? हाँ, मैं जानना चाह रही हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आम आदमी पार्टी में एक ही सूरज बचे हैं, तो जो अरविंद इधर केजरीवाल। नहीं, वही सूरज है, बाकी लोग तो तारे वारे हैं। जो धूमकेतु कौन है? अमित बताएंगे, बताओ। कोई चांद धूमकेतु भी जो है क्या? होता है ना, चांद, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। समझ गए? सारे चांद ये तो अच्छा बोला। ये चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो ग्लोरो करते हैं। तो ये 100 बात की एक बात यही थी। बाकी लेकिन इससे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आती है कि पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने बात की थी, तो संदीप पाठक के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि राघव वाली डील में ये हाँ, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि संदीप पाठक को काढ़ा कैसे किया इन लोगों ने, ये कहानी है। और एकदम गर्मा गर्म एक्सक्लूसिव जानकारी कोई मंगा ले पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न फिर। हाँ, पॉपकॉर्न इसके बाद खाएंगे ना हम लोग फिर। तो वो ये है कि पता है, राघव चड्ढा 7 लोगों को गए, ज्वाइनिंग कराए, लेकिन उस पीसी में 3 चेहरे थे। हाँ, राघव, संदीप, अशोक मित्तल। अशोक मित्तल क्योंकि जरूरी था, अभी हाल फिलहाल में रेड पड़ा था उन पे। राघव क्योंकि खुद लीड कर रहे थे। संदीप पाठक क्यों थे? एक पूर्व उपनेता और एक मौजूदा उपनेता राज्यसभा में। संदीप पाठक की डील 7 सांसदों की डील में थी नहीं।
अलग से हुई डील। और मुझे जो बताया गया, एकदम रिलायबल सोर्सेस के द्वारा बताया गया कि संदीप पाठक की बात आज ज्वाइनिंग कब हुई? अप्रैल में। अप्रैल 3 महीने पहले, यानी कि अप्रैल, मार्च, फरवरी के आसपास के महीने में ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति, जिनकी बात को काटा नहीं जा सकता है, उनसे मीटिंग हुई थी संदीप पाठक की। ऐसे जैसे फोन बज रहा है, ऐसा ही फोन बजा था और वो मीटिंग के लिए चले गए थे सीधे उस व्यक्ति के पास। और इस मीटिंग में लंबी बातचीत हुई, सारे फैक्टर्स पे बात हुआ। और मुझे ये भी उस सोर्स ने बताया कि कई बार तमाम तरह के आरोप लगते हैं ना कि भाई कोई जा रहा है तो व्हाट्स ऑन द प्लेट, क्या है, क्या ऑफर में क्या है। या विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं जब भी उनके लोग पोच हो जाते हैं कि भाई पैसे से खरीद लिया, एजेंसी से खरीद लिया, किसी पद प्रतिष्ठा के लालच में चले दबाव गए। में, अप्रभाव में। हाँ, तो इन पे तो ना पैसे का गेम है, क्योंकि खुद आईआईटी में प्रोफेसर रहे, बाहर इनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा है। इन पे कोई केस वेस भी नहीं है, ईडी सीबीआई वाला अगर आरोप इन पे आप चिपकाना चाहें तो वो भी नहीं है। और पद का मामला अगर आप कहेंगे तो ऑलरेडी एक राष्ट्रीय पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी है अगला आदमी, तो इससे ज़्यादा बीजेपी में क्या ही मिलेगा, मतलब मिलेगा, ये तो पद मिल ही नहीं सकता है वहाँ। तो मुझे ये बताया गया कि बिना किसी XYZ डील की, क्योंकि जो व्यक्ति थे उनसे जो चर्चा हुई, उसके फिर नीचे जो सिस्टम है, आप उस सिस्टम को ज़्यादा ऐश्वर्या जानती होंगी, उन सिस्टम से बात धीरे 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 चीज़ें हुई। और ये तब भी कंफ्यूज थे, इसलिए 3 महीने का समय लगा है। और ये चाहते थे कि इस्तीफा दें राज्यसभा की सीट से बीजेपी ज्वाइन करने के पहले या बीजेपी ज्वाइन करते वक्त। तो उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2/3 का नंबर बन गया है। और मुझसे भी जो उनसे चर्चाएं रही हैं पहले, तो पॉलिटिक्स छोड़ के जाने की चर्चा कई बार करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कई बार होता है ना, सफ़र में आप इतना लंबा निकल जाते हैं कि पीछे मुड़ के जाना संभव नहीं होता। तो यू टर्न बहुत दूर रहता है। हाँ, तो ये वाला जो है एक्सक्लूसिव जानकारी कि राघव वाली डील में जो पिक्चर के अगेन पोस्टर पे बड़ा चेहरा जो दिख रहा है वो सब कुछ नहीं है। इनकी बातचीत, इनकी डील किसी और व्यक्ति से हुई है, और ये 3 फैक्टर्स तो प्ले में नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि डेटा, चुनाव कैसे लड़ाना है, और जैसे आपके पास ऑलरेडी जिनको चाणक्य कहा जाता है, इसीलिए है ना कि वो इमोशन साइड में रख के हार्डकोर नंबर्स पे बात करते हैं। तो ये पार्ट 2 है, लेकिन एक अमित चीज शाह और पार्ट 2 है संदीप पाठक। ये उनके एक चीज और आप सबको ये बात जान लेनी चाहिए कि ये जो अमित बता रहे हैं 3 महीने पहले बात, 3 महीने से जो है बातचीत चल रही थी, ये बातचीत 3 महीने से नहीं चल रही थी, ये बातचीत बहुत पहले से चल रही थी। अच्छा, उससे भी पहले? उससे भी पहले से, लॉन्ग अगो। मैं आपको बताऊं 6-7 महीने पहले से ये बातचीत चल रही थी। और इसका सीधा साधा उदाहरण ये है सामने कि हमने जब भी, चाहे वो विक्रमजीत साहनी हो, चाहे वो अशोक मित्तल हो, चाहे वो हरभजन सिंह खुद हो, पार्लियामेंट के अंदर हमने जब भी इन नेताओं को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद विक्रमजीत साहनी या हरभजन सिंह, क्योंकि हरभजन सिंह तो अपने आप में वैसे भी क्रिकेटर हैं, तो आप उनको जनरली क्रिकेटर के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब भी मैंने विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल को खुद भी ऐसे इंट्रोड्यूस किया, ये बोलते हुए कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो तुरंत रोक दिया करते थे। अच्छा, कि नहीं, आप सिर्फ ये बोलिए राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी या राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल। मतलब वो चाहते नहीं थे कि हमारी आइडेंटिटी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के तौर पर लोगों के बीच में जाए। वो इंडिविजुअल तौर पर अपने आप को पेश कर रहे थे। वही चीज समझ आ गई थी, उस वक्त भी लग गया था कि कैसे काफी दूरी अरविंद केजरीवाल से हो चुकी है। और इस बात की भनक अरविंद केजरीवाल को कि ये विलय होने वाला है हो लग चुकी थी। ये तो नहीं बोलते थे भावी बीजेपी सांसद? बोला उन लोगों ने, लेकिन वो अपने आप को आम आदमी पार्टी के नाम से जाने वाले। दूर अपने आप को आइडेंटिफाई कराना चाहते थे। ये इसमें तो ना बात ये हमने जो- की मैंने भी है। जिस और समय ये ऑपरेशन संदीप सिंदूर के के लिए बात समय- कर रहा था, मैं संदीप पाठक के लिए कर रहा था कि उनकी डील अलग से हुई थी। हाँ। और इस वजह से जो इम्पीचमेंट वाला सीईसी वाला मोशन था, उसमें संदीप पाठक का साइन था, क्योंकि तभी ने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन थे।
वहीं जो व्यक्ति जो सांसद साइन कराने के लिए राघव चड्ढा के पास गए थे, उन्होंने बताया था कि किस तेज रफ्तार से राघव चड्ढा वहां से सीढ़ियों पे भागते हुए निकल गए थे, फोन पे फिडल करते हुए। तो ये फर्क है दोनों डील्स के बीच। ज्वाइनिंग तो हो गई है, और जो इस्तीफे वाली बात है, असल में क्या था ना कि टेक्निकल ग्राउंड्स है कि आप एक पार्टी से, क्योंकि यहाँ तो विधायकों ने चुन के आपको भेजा है, पब्लिक ने तो आपको भेजा नहीं है, तो आप इधर से उधर स्विच कर गए कि आपका अपना कुछ है पब्लिकली, फिर भी आप जीत के आते हैं तो कह सकते हैं हाँ पार्टी का सिंबल था और लोगों का वोट मेरी तरफ था। यहाँ इसलिए आम आदमी पार्टी इसको टेक्निकल पेंच में फंसाने की कोशिश कर रही है। एक तो राज्यसभा के चेयर के साथ इन्होंने ऑफिशियल जो इनका ऑब्जेक्शन है वो पिटीशन फाइल कर दिया है कि भाई आप कैसे इसको विलय करा सकते हैं, साथ के साथ नंबर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, एक वो पिटीशन है। दूसरा, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का वक्त मांगा है, समय मांगा है, और ये जो डिफेक्शन हुआ इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए, क्योंकि अगेन वही आर्गुमेंट है कि भेजा आम आदमी पार्टी ने, विधायक है नहीं बीजेपी के पंजाब में, तो ऐसे में जो जिसको विधायक चुन के भेजते हैं, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो करने जाता है, बिना विधायक के बीजेपी में कैसे ज्वाइन हो सकता है वो आदमी? तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये करने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो सकता है। मुझे इस बात पे ज़्यादा इंटरेस्ट हालांकि अभी है कि ये जो धमाका राज्यसभा में हुआ है, मेरी गट फीलिंग कहती है कि लोकसभा में भी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के सांसद दल पे कुछ एक और ऑपरेशन होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लास्ट मैन स्टैंडिंग के अरविंद केजरीवाल रहेंगे, आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल, ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, लोकसभा में 3 ही सांसद हैं। हाँ, उसमें मीत हेयर एक ऐसे सांसद हैं जो बतौर जिसको कहते हैं ना काडर, मीत हेयर काडर है। तो बाकी 2 पे क्या बीजेपी की तरफ से कहीं कोई चर्चाएं चल रही हैं? टीवी के जो है, जो विजय की जो पार्टी है, उसमें एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, वो गए बाकायदा, मतलब जाहिर है वो शामिल नहीं हुए, बस देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है क्या। तो उन्होंने, जो लोग वहां पर आए थे वो पटका डाल के लाते हैं ना सर लोग, और उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है विसल, हाँ, सिटी। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि भाई आप ये बताइए कि ये कौन बांट रहा है, ये कौन, किसने दिया आपको सीटी और ये पटका वगैरह? उन्होंने कहा हमने खुद खरीदा है, ये पटका हमने 30 रुपये का और ये सीटी हमने 20 रुपये की खुद खरीदी है। और उसके बाद उस नेता ने मुझे कहा कि यार राहुल, जो लोग अपने पैसा खर्चा करके उनकी रैलियों में जा रहे हैं वो उनको वोट नहीं देंगे, और इसीलिए आप देखिए, आप कम से कम लोग ये मानने लगे हैं कि या तो टीवी के या तो विजय किंग मेकर बनेंगे या किंग भी बन जाए। और एक नेता ने मुझे, जिस दिन ये एग्जिट पोल इंडिया टुडे पे ब्रेक हुआ, ये तमिलनाडु का, मुझे एक मैसेज आया एक बड़े नेता का, कांग्रेस का, दक्षिण भारत से। उन्होंने मुझे कहा कांग्रेस मिस्ड, यानी हमारे पास एक मौका था हाथ जोड़ने का, उसके साथ मिलाने का, हाथ मिलाने का, डीएमके का साथ छोड़कर हम टीवी के साथ जा सकते थे। वो हमको पावर शेयरिंग के लिए भी तैयार था, 2 लोकसभा सीट की भी बात चल रही थी। तो अगर हम जाते तो जो एडिशनल बूस्ट उनको मिल सकता था कांग्रेस साथ जाने से, काडर का जो शक्ति मिल सकती थी वो मिलती, और शायद हम दोनों मिलकर खुद सरकार बनाने की प्रबल संभावना होती। लेकिन हम ये तो है कि यंगस्टर्स टीवी के तमिल का वेट्रिकन कड़गम, तो उसका मतलब तमिल विजय पार्टी। तो जितने यंगस्टर्स हैं, मेरे इन-लॉज रहते हैं मद्रास में, उनसे मैंने पूछा कि क्या स्थिति है, वो तो विजय के गुण गा रहे हैं। मतलब बहुत वहां पर ऐसे भी पुराना इतिहास रहा है कि फिल्मी कलाकारों से बड़े फैसिनेटेड रहते हैं लोग। 18 से 40 साल का जो एज ग्रुप है, उसका 70% जो पॉपुलेशन का चंक है वो विजय के साथ है। लेकिन जो 60 के अबव है, ये नहीं पता कि वो रैलियों में उसको देखने जा रहे हैं या वोट भी करेंगे उसके। मैंने आपको बताया ना, अगर वोट, आप सोच, हाँ, आप कैसे जोड़, आम आदमी पार्टी के बारे में ये भी जानते होंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या करते थे कि उनके पास अगर पैसा होता भी था तब भी वो चंदा मांगते थे। चंदा मांगने से ये होता है कि आदमी जुड़ जाता है, वो भले 1 रुपया दे आपको, लेकिन फिर उसको लगेगा कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मैं इनका पार्ट हूं। तो जो व्यक्ति उनका पटका खरीद के उनकी रैली में शामिल हो रहा है, उनके लिए सीटी खरीद रहा है, खुद भी खरीदते हैं और लोगों को भी बांटते हैं, और ये कहते हैं वोट नहीं देंगे, वोट जरूर देंगे। जो लोग भंडारे के लिए चंदा देते हैं उनके यहाँ प्रसाद आता है, अच्छा, और जो नहीं देते हैं उनके यहाँ नहीं आता है। अब हनुमान जी ने लंका जलाई
तो सारे राक्षसों के घर जल गए और विभीषण घर रह गया। तो उसमें कथाकारों ने बताया कि भाई जिन जिन घरों से रुई तेल घी ये सब गया था हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए, उनको आग का प्रसाद मिल गया। विभीषण के यहाँ से कुछ नहीं गया था, इसलिए उसका घर रह गया। तो ये पीयूष, सबने तो अपनी अपनी कह दी, अब तेरी बारी आई भाई। देखिए, चुनाव लंबा रहा। असम में तो मैं लगभग 2 हफ्तों से ज़्यादा था, और असम में मेरे को लगता है कि इस बार बीजेपी ना सिर्फ हैट्रिक मार रही है, बल्कि पहली बार ऐसी स्थिति होने वाली है संजय सर, कि असम में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी ही बनेगी। अपने दम पर सरकार बनाने वाली स्थिति में इस वक्त बीजेपी है। आप सोचिए, एग्जिट पोल तो क्लीन स्वीप दे ही रहे। मैं अपना आंकड़ा बताता हूँ, 88 से 100 सीटें 126 में से एनडीए को आने वाली है। वहाँ पर लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ा है वहाँ पर बीजेपी ने। खुद 75 से ज्यादा सीटें बीजेपी ला सकती है वहाँ पर। असम के तो छोड़, असम के तो सारे लोग कह रहे हैं कि एक तरफा है। बंगाल की बात बता, बंगाल पे बता, जहां तुझे एक भी आदमी नहीं मिला एंटी इनकम्बेंसी वाला। हमने सबने सारी बातें कर ली। हमने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर डिस्कस कर लिया, हमने एसआईआर कर लिया, हमने डर देख लिया, सिंडिकेट जो सिस्टम है वहां पे सब पे डिस्कशन कर लिया। एक चीज जिस पर डिस्कशन नहीं हुआ वो ये कि ये चुनाव कितना पोलराइज्ड हो चुका है। आप सोचिए कि हमारी एक किसी बहुत बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पूरा इलेक्शन जो है वो पोलराइज्ड हो चुका है। जो वहाँ पर बंगाली हिंदू हैं वो बांग्लादेशी मुसलमान से काफ़ी परेशान है। ये नेताओं की अपनी बातचीत है। तो मेरा एक वाक्य मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हुआ कि वोटिंग वाले दिन जब आखिरी कुछ घंटे बचे थे तो शुभेंदु अधिकारी जगह जगह भवानीपुर में घूम रहे थे। हम उनके साथ साथ पीछे पीछे जहाँ जहाँ वो जा रहे थे हम भी उनके साथ साथ जा रहे थे। तो लगभग 4:30-5 बजे के आसपास वो एक इलाके में पहुंचे भवानीपुर के, जो अल्पसंख्यक समुदाय वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो उनका एक स्टाइल है, वो जैसे ही लोगों के बीच में जाते हैं वोटिंग वाले दिन या उस दिन जा रहे थे तो पैदल चलते हुए लोगों के बीच में जा रहे थे। तो पैदल चलते हुए जब वो पहुंच रहे थे तो एक इलाके में जब वो पहुंचे वहाँ पर, तो वहाँ पर जाके देखा कि धीरे धीरे जो है जैसे ही वो एक बूथ की तरफ पहुंचे 100-150 मीटर पार करने के बाद वहाँ पर जय बांग्ला के नारे उनको देख के लगने लग गए। तो जैसे ही वो नारे लगे तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि भाई मैं क्या करूँ। स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई थी। चारों तरफ से जो है मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो जय बांग्ला के नारे लगा रहे थे। अब स्थिति इतनी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई कि मैं, मेरे सहयोगी कैमरामैन जो थे वो, शुभेंदु अधिकारी और 4-5 सीआरपीएफ के जवान, सेंट्रल फोर्सेस भी थी, सबके सब जो है मतलब स्थिति को भांप चुके थे कि स्थिति कभी भी हाथ से निकल सकती थी। और सीआरपीएफ के जवानों ने हेलमेट पहन लिया, हाथ में लाठी रख ली कि अगर कुछ भी होता है तो उसको कंट्रोल किया जाए। इतने में उनकी गाड़ी बुलाई गई शुभेंदु अधिकारी की, उनको गाड़ी में बिठा के वहाँ से लेकर जाया गया। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि चुनाव कितना पोलराइज्ड हो चुका है। अगर ये पोलराइजेशन पर चुनाव हो गया और बंगाली हिंदू ने पूरा एक तरफ वोट कर दिया, जो बीजेपी का मानना है कि उनकी तरफ वोट आ रहा है, तो ये क्लीन स्वीप हो सकता है सर। वाह। और अगर ये क्लीन स्वीप हो गया तो ये ऐतिहासिक सिचुएशन हो जाएगी बंगाल के अंदर बीजेपी के। तो इसने एकदम अपने चश्मे से देख लिया सारा। सर मैं अपने चश्मे से देख, आपने मेरे से पूछा भाई तेरा क्या है? बीजेपी का मैथिंग नहीं हो रहा है, इसका मैथिंग हो रहा है। एग्जिट पोल के कुछ आंकड़ों की चर्चा करते हैं, जिसमें आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए स्थिति मुश्किल है। एग्जिट पोल जिन लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने वापस भी ले लिया है, कुछ लोगों ने अपलोड नहीं किया, कुछ लोगों ने जो जिसको कहते हैं बयाना वापस कर दिया कि हम तो दिखाएंगे नहीं हमने क्या सर्वे किया है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उस पे अमित, ऐसा लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उससे थोड़ा अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। क्यों ऐश्वर्या? नहीं, इसमें देखिए जो एसआईआर का जो वो है ना, जो क्लीन अप प्रोसेस है, मैथ्स जो मैथिंग कर रहे हैं दोनों पार्टी, टीएमसी भी उसी पे कर रही है। और ये ऐसा मैच है जिसमें दोनों पार्टियां जो हैं वो उतनी ही मतलब एक्साइटमेंट के अंदर अपनी पटाखे और लड्डू और सब कुछ अपने घर में बनाना उन्होंने शुरू कर दिया कि हम जीत रहे हैं। मैं अमित की एक बात से अग्री करती हूँ कि बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री होगी जिस भी पार्टी की विक्ट्री होगी। और पीयूष की बात भी एकदम ठीक है कि एक साइलेंट अंडर करंट जो है वो आपको वहाँ पे फील होता है। जो बहुत पुराने बंगालीज हैं उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो हमारे कल्चर की प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन जो नए जो लोग हैं और महिलाएं जो हैं उनको ये लगता है कि वेट बहुत कर लिया 15 साल डेवलपमेंट का उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अंडर करंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत कम मार्जिन होगी ऐसा भी मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है अच्छा खासा मार्जिन होगा जो भी पार्टी जीतेगी। मुझे भी ये लग रहा है कि ये हार का चुनाव है।
और जीत का एक भी को है। हार मिलेगा, एक को हार मिलेगी। तो आंकड़ों में तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरह के आंकड़े अभी अंकित भी बता रहे थे, हाँ, तो उन आंकड़ों का खेल कि जिसमें अगर पुराने गणित करें तो आंकड़े तो बताते हैं 2 और 2 4, लेकिन सियासत में ये 2 और 2 4 नहीं होते, कभी 3.25 होते हैं, कभी 4.5 हो जाते हैं, कभी 22 भी हो जाते हैं। हाँ। तो ये SIR होने से इस बार कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि नतीजे क्या आएंगे, क्योंकि अब तक का जितना भी पास्ट के चुनाव हैं और नतीजे हैं वो SIR से पहले के हैं, जब ये 27 लाख वोट और कम से कम 1.5 करोड़ का मामला था, जिसमें से 27 लाख अभी भी अटके हुए हैं। तो वो किधर जाएंगे, क्या होगा? लोग तो 5% उधर का, और जो 5% के अंतर से सीट बीजेपी ने जीती या TMC ने जीती उसका हिसाब तक लगा रहे हैं, माइक्रो तक जा रहे हैं कि दशमलव के पीछे 3 अंक तक क्या था। तो वो अंदाजा कौन लगा सकता है? इसमें ये है ना कि जिस डेटा को लेके बड़ा अंकित हो रहा है, उधर से एक्साइटेड हो रहा है, पानी पीते हुए हंस भी रहा है। अच्छा, पिछला एपिसोड जब आप लोगों ने किया था, मैं तो बंगाल में था तब, क्योंकि आप लोगों ने डिनोमिनेटर वाली बात कर ली थी। आप लोगों ने नहीं, अपन लोगों ने। हाँ? तुम भी शामिल थे नहीं, उसमें। मैं तो दूर से जो हाँ, है, तुम दूर से आप जुड़े थे। बतौर संजय यहाँ बैठे थे, मैं संजय रूपी अवतार में जो है आपके साथ था, तो इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर पे बात हुई थी। डिनोमिनेटर वाला मामला वही है कि भाई आप अगर 100 वोट पहले था उसमें 80% होता था, बचे ही 90 वोट हैं, तो उसमें 80% पड़ेगा भी तो वो आपको 90% पोलिंग दिखेगा। तो वो हो रहा है, एक चीज़ ये है। दूसरा क्या है कि हर पार्टी अपना मैथ करती है, तृणमूल भी अपना मैथ कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए बड़े नेता हैं, और 1-1.5 महीने पहले जब हम मिले थे तब भी उन्होंने यही बात की थी, और अभी जब मैं मिला तब भी उन्होंने यही बात की दोहराई कि 2021 का डेटा की बात नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। उनका ठीक है जी, छोड़ दीजिए। 2024 के डेटा की बात करते हैं, जिसमें मैंडेट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मिल रहा था। हम तो रीजनल पार्टी हैं, वो तो नेशनल पार्टी हैं, उनके लिए मैंडेट जा रहा था। तो वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई 10% से ज़्यादा गैप वाली सीटें असेंबली, अगर उसको आप फिर से बाइफर्केट करके असेंबली लेवल पे ले आते हैं, तो तृणमूल ने 10% के ज़्यादा मार्जिन से 100 असेंबली सीटें जीती थी 24 में, और 5 से 10% वाली सीटें उनकी 46 थी। तो यही चर्चा हो रही थी कि अगर आप, और बीजेपी के लिए नंबर कितना है, 5 से 10% वाला जो मार्जिन वाला सीट है वो है 38 और 26, यानी कि 66। तो इनका कहना है कि हम शुरू 100 से करेंगे, बीजेपी शुरू 66 से कर रही है, बाकी जो सीटें रह गई हैं दैट इज आउट फॉर द प्ले, कि इन पे क्या होगा, कितना बैटल होगा। हमारे लिए भी बैटल है, उनके लिए भी बैटल है। और बंगाल के लिए एक और चीज़ जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि बंगाल में अगर आप ऑन एन एवरेज इसको रिड्यूस करेंगे परसेंटेज में, तो 1% मतलब 2000 वोट है, 10% मतलब 20,000 वोट है। तो SIR डिलीशंस को आप अकाउंट में ले लीजिए और उसके बाद डिलीशन पे ले जाइए। तो मुझे लगता है मैंने इसलिए 5 से 10% जो तृणमूल वाली 46 सीटें हैं, और 0 से 5% वाली जो तृणमूल की सीटें हैं वो भी 46 के 52 के 92 के आसपास ये सीटें हो गई। इसको मैंने SIR डिलीशन की वजह से साइड हटा दिया है कि मान लीजिए ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन फिर वही है ना कि जब 2011 में ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी तो सारे मैथ्स लगाए गए होंगे CPM द्वारा भी। हर बार चुनाव आंकड़ों के बेसिस पे अगर होता तो 11 में ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनती, 14 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार नहीं बनती। और आखिरी चीज़ इसमें यह है कि बीजेपी के लिए भी कहीं पे SIR का डिलीशन हुआ तो मथुआ उनका सपोर्टर हो जा रहा है। और एक मैसेजिंग जो मैं तृणमूल वाला कह रहा था, 3 Ds का उन्होंने कम्युनिकेशन किया है TMC ने। हाँ, जो मैसेजिंग में भेजा है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। ये उन लोगों ने मैसेज करवाया है कि पहले तुमको डिटेक्ट करेंगे, SIR में तुमको डिटेक्ट कर लिया, फिर डिलीट कर दिया तुमको, और अगला प्रोसेस अब डिपोर्ट का है। और इसके साथ उन्होंने क्या किया कि जो सम्राट चौधरी ने शायद बिहार में कोई बयान दिया है, नहीं दिया, लेकिन ये उनके कम्युनिकेशन चैनल में हो गया कि बिहार के CM ने बोला है कि जिनके पास ये डिलीशन हुआ है उसका आधार पे हम चेक करेंगे, उनकी आइडेंटिटी चेक करेंगे। तो इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए 3D की जो थ्योरी है उन्होंने कम्युनिकेशन में पुश की। मुझे भी ये लगता है कि आंकड़े गणित हैं और सियासत राजनीति फलित है।
ये सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा ज्योतिष में भी होता है कि गणित, चीज- अंक ज्योतिष और फलित ज्योतिष। एक होता है जो नंबर्स का गेम, न्यूमेरिकल, और दूसरा होता है फल क्या मिलने वाला है। एक चीज- तो वो गणित और फलित का अंतर तो रहता है। आप कितने गणित लगा लो, लेकिन फलित क्या होगा ये जनता ही डिसाइड जनता ही decide करेगी। और वही- इंडिविजुअल डिसाइड करती है। वही मैं आ रहा हूँ 2024 के आंकड़ों की बात की अमित ने कि तृणमूल कांग्रेस ने कई सारी ऐसी सीटें हैं जो 10% मार्जिन और कई सारी सीटें जो 5% मार्जिन से जीती। 24 की बीजेपी में अब की बीजेपी में बहुत फर्क है। 24 के बाद हरियाणा में हमने देखा था, 24 में बहुत बुरी हालत हुई थी बीजेपी के लोकसभा चुनाव में। कई सारी सीटें ऐसी थी जहां पर लोकसभा में बीजेपी को मुक्की खानी पड़ी थी। हरियाणा में वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वहां पर आए। महाराष्ट्र में पवार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का जो गठजोड़ था उसने पूरा जादू कर दिया था लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में क्लीन स्वीप। आप सोचिए कि बहुत कम सीट्स जो है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को वहां पर मिली। आगे आप बढ़िए दिल्ली, कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल को कोई यहाँ से हरा ही नहीं सकता था, वहां पर बीजेपी जीती। और इस वक्त स्थिति ये है बंगाल के अंदर कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हैं जो उनके फायदे में जा रहे हैं। तो ये तो वो स्थिति है इस वक्त बंगाल के अंदर जो उनकी स्थिति हरियाणा में या महाराष्ट्र में या दिल्ली में नहीं थी, उससे बेहतर स्थिति बंगाल के अंदर बीजेपी के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 में जो बीजेपी ने काम किया और अब की जो बीजेपी है उसमें बहुत फर्क है। पीयूष, और हरियाणा में आपकी बीजेपी की सरकार थी, महाराष्ट्र में बीजेपी मैं की समझ गया, सरकार थी, लेकिन आपने इसलिए आप लोकसभा की पैसा बात की देके ना। लाटकी बहना करके ये सब करके वोटर्स को अपनी तरफ ला वही पाए। मैं कह रहा यहाँ हूं, वही। आपकी सरकार नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट बहुत सारे आपके लिए बेटर क्या होते हैं, रे ऑफ होप जो स्ट्रांग होता जाता है। उसी में गोसाबा की सीट है जो तृणमूल के एक बड़े नेता मुझसे पहले उनका नहीं, कौन सी सीट की बात कर रहे हैं आप? गोसाबा बोला मैंने। गोसाबा एकदम 9 आइलैंड से बन के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे, वहाँ बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यही से आपका होप बनता है कि आप एकदम से हो सकता है सत्ता पलटें, लेकिन क्या वो सिंगूर और नंदीग्राम का मूवमेंट इस बार बंगाल में है? वो नहीं दिख रहा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि है क्या मामला। और दूसरा, एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक से बात हो रही थी, उनका जो डिलीट और डिलीशन और डिपोर्ट और ये तुमने बताया, तो उनका ये कहना था कि एक बार राजनीतिक पार्टियां भी उन्हीं लोगों का ध्यान रखती हैं जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम होते हैं। एक बार वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हुआ, उनका इंटरेस्ट खत्म। फिर वो कहेंगे कि तुम कौन, हम आपके हैं कौन। फिर उनका कोई मतलब नहीं रहता कि आप वोटर नहीं है ना। कई बार वो गौ हत्या बंद करो और गायों का अधिकार और जानवरों का अधिकार, वो इसलिए फुस हो जाते हैं मुद्दे क्योंकि वो वोटर नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि फिर तो ठीक है चलने दो। तो ये स्थिति है। अब हम आखिरी चरण में पहुंच गए हैं और यहाँ हम अपने दर्शकों के कमेंट्स पढ़ते हैं जिन्होंने तारीफ लिखी है या हमारी आलोचना की है या अपनी इच्छा बताई है कि किन किन मुद्दों पर हो, तो हमें भी क्यूरियोसिटी रहती है पढ़ने की। गौरव सिंह ने लिखा है कि मैं पिछले 1 साल से इस शो को देख रहा हूँ, इसने राजनीति को लेकर मेरी समझ बदल दी है। पहले मुझे सिर्फ हेडलाइंस का पता होता था, लेकिन अब मैं राजनीति की गहराइयों को समझ पाता हूँ। आप लोगों की ग्राउंड रिपोर्टिंग और विश्लेषण कमाल का है। मकर द्वार वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प लगता है। थैंक यू। मक्कर रिपोर्टर है हमारे पास। पूरी टीम बहुत ही निष्पक्ष होकर काम करती है, इसके लिए आप सभी को बधाई। धन्यवाद गौरव। मीनल ने लिखा है कि अमित भाई की रिपोर्टिंग बहुत सटीक थी। मौसमी जी ने बात करते करते काफी लंबी और कुछ गैर जरूरी बातें भी बता दी। पीयूष भाई अपने स्टाइल में बारीकी से जानकारी देते हैं जो अच्छा लगता है, लेकिन बंगाल वाली मैडम इस बार खुलकर नहीं बोल रही थी, उनसे और जानकारी की उम्मीद थी। बाकी सबका काम हमेशा की तरह शानदार रहा। श्रेया के लिए मीनल बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेया तक हम आपकी बात पहुंचा देंगे। नीरज कुमार ने लिखा है कि मुझे आपका शो पसंद है, लेकिन आपको तमिलनाडु चुनाव पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो भाई नीरज, आपकी इस शिकायत हमने दूर कर दी और हमने तमिलनाडु और पुदुचेरी के चुनाव पर भी विस्तार से चर्चा की है। अविनाश राव जी ने लिखा है कि एक और ज़बरदस्त एपिसोड। अब आप में से हर किसी की अपनी फ़ैन फॉलोइंग बन गई है। मैं सिर्फ ऐश्वर्या, आरजी और पीयूष को देखने के लिए आज तक और इंडिया टुडे देखता हूँ। आप लोगों को एक लाइव इवेंट करना चाहिए जहां दर्शक आपसे मिल सकें। जी हाँ, साहित्य आज तक में हम लाइव अपने दर्शकों के साथ जुड़े थे और आगे भी जब मौका मिलेगा तो हम आप लोगों के साथ रहेंगे और आपकी बातें नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे। जीतू ने लिखा है कि नमस्ते अंकित जी,
प्रोड्यूसर का कहना है कि पूरी टीम को आपका नमस्ते। वाह। अक्सर लोग पर्दे के पीछे काम करने वालों को भूल जाते हैं, लेकिन इस बार मेरा ध्यान आप पर भी गया। मैंने शुरुआत से अब तक इस शो का एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है। थैंक यू। बस डर लगता है कि कहीं पॉपुलर होने के बाद शो बंद ना हो जाए। इसे कृपया जारी रखें और ये बहुत जानकारी पूर्ण है। अंकित, जय जगन्नाथ। ये मैसेज आपके लिए है। जीतू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे लिए अंकित जितने महत्वपूर्ण हैं, आपने भी इसको अंडरलाइन कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरी टीम ही, अंकित की पूरी जो सेना है, दल बल। बिल्कुल। रिजवान ने लिखा है कि शो का फॉर्मेट बहुत अनोखा और अच्छा है। संजय जी का कोई मुकाबला नहीं है, उन्हें हर एपिसोड में लाया करें। भाई थैंक यू रिजवान भाई। नहीं, बाकी की 2 लाइन दिख नहीं रही मुझे। मेरा नाम कभी कभी आने वालों में है। सीबीएस राठौर ने लिखा है कि मुझे आपके पॉडकास्ट का इंतजार रहता है। आप सभी का अपना एक अलग अंदाज है, लेकिन संजय जी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। लगता अंकित ने इस बार मेरे मैसेज छांट के लगा दिए हैं। उनकी बातों में एक देसीपन और शायरी का तड़का बहुत मजेदार होता है। मुझे लगता है कि वो खुद को थोड़ा रोक कर रखते हैं, उन्हें और खुल कर बोलना चाहिए। अब भैया इससे ज्यादा क्या खुल के बोलूं? तुम्हारे लिए खुल के बोलने के चक्कर में तो लड़ लेते हैं हम इन लोगों से। पवन कुमार ने लिखा, मेरा कमेंट शामिल करने के लिए शुक्रिया मैम। आप लोगों से निवेदन है कि समय मिलने पर मोजाम्बिक, अफ्रीका जरूर आएं। ये बहुत सुंदर देश है। आएंगे। जी बिल्कुल। आयुष ने लिखा है कि आप लोग मणिपुर के हालात पर भी चर्चा करें और बताएं कि वहाँ स्थिति को संभालने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। जैसे ही चुनाव की गहमा गहमी खत्म होती है आयुष जी, हम बिल्कुल मणिपुर पर बात करेंगे और वहाँ के ताज़ा हालात और स्थिति सुधर रही है तो उस पर भी हम बताएंगे, और क्या स्थिति है उस पर भी हम चर्चा करेंगे तमाम लोगों के साथ, मणिपुर के लोगों से भी बात करने के बाद। विक्रम चौधरी ने लिखा है कि बिहार में खैनी वाली बात अब पुरानी हो गई है। आज का सच ये है कि बिहार अब पंजाब से भी ज़्यादा नशे की चपेट में है। इसे उड़ता बिहार कह सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस गंभीर मुद्दे पर रिपोर्टिंग करेंगे। वैसे तो उड़ता बिहार मुझे कम लग रहा है, क्योंकि वहाँ तो नशाबंदी है, शराबबंदी है। लेकिन शराबबंदी के बावजूद वहाँ अंदर खाने क्या चल रहा है, इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के हालात सामने लाए जाएं और ये देखा जाए कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, तो वहाँ से भी ग्राउंड रिपोर्ट मंगाने की कोशिश करेंगे और आपके साथ इन तमाम मुद्दों पर आगे भी बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अंकित ने इशारा किया है कि जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे उसके बाद हम एक बोनस आपको बताएंगे और उसमें क्या होगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। यानी नतीजे आने के बाद आप इंतज़ार कीजिएगा। रिपोर्टर्स अफेयर जो आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर आपको एक बोनस एपिसोड आएगा, वो सचमुच आपके लिए सरप्राइज भी होगा और उसमें बहुत सारे चुनावी नतीजों पर विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Reporters Off.